इंडिया में ही रेंज में वर्स्ट कार कौन सी है जो अक्सर लोग ले लेते हैं और फिर उनका बेवकूफ़ बन जाता है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाए यार। If you do decide to buy a used car, what are some things you should keep in mind? यूज्ड कार की राय आपको एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज वो समझता नहीं है यूज्ड। What's a top fuel dragster? टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर क्या होती है? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो कुछ स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में पकड़ सकती है। लेकिन बुगाटी हाइपर कार है, सबको पता है क्यों। वो गाड़ी जब आई थी, वेरॉन आई थी, वो 800 से ऊपर हॉर्स पावर बनाती थी और वो नंबर किसी ने सुना नहीं। तो हाई स्पीड रिकॉर्ड तोड़े हैं बुगाटी ने शुरुआत से। आप लोगों को सजेस्ट करो कि एंट्री लेवल कार्स बाय प्राइस अब क्या सजेस्ट करो? जब भी आप ओवरटेक करें तो राइट हैंड साइड से करें। इंडिया में गाड़ियां राइट हैंड साइड पे मतलब ड्राइविंग सीट जो होती है, तो अगर आप लेफ्ट से करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा आप आ रहे हो। रेंज रोवर आपको जंगल में लेके तो जा सकती है, लेकिन टोयोटा आपको वहां से लेकर आएगी। रेंज रोवर के साथ क्या सीन है, कैपेबल तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कैपेबल है, कहीं पे भी जा सकती है। लेकिन दिक्कत इनके साथ क्या है, रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा। Look, I've seen the Royal Enfields. They look like beautiful bikes. But the SD just looks slightly more beautiful. अगर आपको Royal Enfield versus SD खरीदनी होती इंडिया में तो आप कौन सी लेते? Yo, what is up my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना। आज के हमारे गेस्ट का नाम है प्रकाश गुप्ता उर्फ बाय टर्बो मीडिया। गाड़ियों के विषय में डीप डाइव। इंडियन ड्राइवर्स क्रेटा वाले इतने रेकलेस क्यों होते हैं? क्यों इंडिया के अंदर जापानीज कार्स की ऑब्सेशन वापस आ रही है? इंडियन रोड्स पे बेसिक ओवरटेकिंग लॉज, किस प्रकार से Hyundai, होंडा और टोयोटा अपनी लीड बना के चल रहे हैं? कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए अगर आपका बजट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख है? एंड द मैनी nuances and fun elements of owning a car, driving a car and looking inside the hood of a car. This episode with Prakash Gupta urf By Turbo Media begins in 3, 2, 1. क्या हाल है भाई प्रकाश भाई? मैं बढ़िया हूँ भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर कमिंग टू दोस्तकास्ट। हम इससे पहले बात कर रहे थे कैश की और लोन्स की गाड़ियों के बेसिस पे। मैं एक छोटा सा जिक्र करता हूँ जो कि सॉरी Hyundai और होंडा के शोरूम में नहीं हुआ, वो जैगवार के शोरूम में हुआ था। तो लोग मेरे को फिर से बोलेंगे कि यार ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियों की बात करता है। लेकिन जब हम बस जैगवार XFS देखने के लिए गए थे कि जैगवार एक गाड़ी खरीदने लायक है या नहीं है, तो मैं आप उस वक्त का छोटा सा दृश्य सुनाता हूँ। AMP मोटर्स है, ये दिल्ली में ही है, जो जैगवार और डीलरशिप है। हाँ, ऑफिशियल जो उनका वो है शोरूम। यार गांव के कुछ लोग आए, नॉर्मल पोलो टी शर्ट, जीन्स, चप्पल पहन के, और दिख रहा था आपको कि चप्पलों में मिट्टी भी लगी हुई थी, मिट्टी की जगह से आ रहे थे वो लोग। और एक ताऊ था सफ़ेद कपड़ों में, और उनके पास ना एक थैला था, ओपेक थैला था, वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं था। और मेरी आंखों के सामने उन्होंने ना वहीं कैश रखा कि हमें गाड़ी चाहिए सबसे बढ़िया वाली। उन्होंने बोला हमें गाड़ी चाहिए सबसे बढ़िया वाली, और जो उनमें जवान सा था वो चूज कर रहा था कौन सी लेनी है। अब ये जितने भी लैंड रोवर के, जैगवार के एग्जीक्यूटिव्स हैं, यू वुड अज्यूम कि ये लोग क्रिंज करेंगे, बट वो उनको उनके हिसाब से अटमोस्ट रिस्पेक्टेबिलिटी से ट्रीट कर रहे थे। दिस इज द एरा ऑफ कैश, दिस इज 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रॉम देयर वी अराइव इन अ प्लेस वेयर आई डोंट इवन नो लोग कैश से गाड़ी खरीदते हैं नहीं खरीदते। सो मेरे ख्याल में 80 to 90% लोग कैश में नहीं ले रहे। 90% भी मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा नहीं ले रहे। तो क्या है कि अब पहले क्या था, पहले लोन, पहली बात तो गाड़ी लेने की मेंटालिटी, मतलब गाड़ी लेना एक बड़े आदमी का काम है, मतलब छोटा बंदा ले ही नहीं सकता गाड़ी। पहले तो वो वाली सोच चलती थी, ठीक है। हमारे घर में भी नहीं थी गाड़ी, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब हर बंदा, क्योंकि देखो पहले एक चीज़ ये भी थी कि जो इनकम थी वो वाली नहीं थी। जैसे अब क्या है, अब जॉब करते हैं, इवन इफ़ यू आर इन ए 50,000 रुपीज़ जॉब, ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास एक स्टेबल इनकम तो आ ही रही है, कंपनी को तो दिख ही रहा है। तो लोन मिलना बड़ा आसान हो गया। लोन मिलता है और अब सभी को लोन मिल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने वैगनार ली है और उसने डाउन पेमेंट करने के लिए 1.25 लाख रुपये मुझसे लिए थे, तो और उसको लोन मिल गया। तो मतलब उसका क्या चेक करा क्या नहीं करा आई डोंट नो, मतलब लेकिन लोन मिल गया। तो लोन मिल रहा है तो लोग गाड़ियां ले रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि एक तो जो जिन पे नहीं है वो तो ले ही रहे हैं, और जिनके पास है उनको भी ये लग रहा है यार जब दुनिया ले रही है तो हम क्यों ना ले। तो लोन वाला सीन ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मेरे को लगता है इससे आपका बहुत नुकसान होता है, खासकर लोन लेने से। अगर आपके पास है तो बिल्कुल मत लो। ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक कार लोन्स आर प्रॉब्लमैटिक? कार लोन्स इसलिए, देखो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग जो गाड़ी का लोन ले रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक लोन हो सकता है हाउस लोन हो उनके पास। वो ज़्यादातर लोगों के पास होता है, ठीक है।
सो जैसे कई सारे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं वो भी कहते हैं भाई आप इसमें पैसा मत फंसाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो। वो मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है वो। लेकिन जो कार का लोन होता है, देखो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो गाड़ी। कार लोन कई बार क्या होता है, आपको महंगी गाड़ी की तरफ मूव कर देता है। आप लेने गए थे, मान लो वेन्यू लेने गए थे, ठीक है, आप 12-13 लाख में वेन्यू लेकर आए थे मिड मॉडल कोई, लेकिन आपके पास क्योंकि अब आपको लोन मिल रहा है तो आप 18-19 लाख की गाड़ी लेने जा रहे और उसकी कोई अपर लिमिट और बढ़ भी सकती है, हो। अपर लिमिट भी बढ़ जाती है। क्योंकि बैंक वाले तो देंगे अगर आपके पास सारे कागजात हैं, आपके पास कुछ बिल्कुल कोलैटरल है। बिल्कुल। तो बंदा सोचता है यार मैं यही क्यों ना ले लूँ। हाँ, उसकी वजह से क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही जा रहा है पैसा, 5 साल के मान लो 5 साल में जा रहा है, लेकिन जा तो आपकी जेब से ही रहा है, और ऊपर से और जो ब्याज जा रही है वो भी है। आप एक साइकिल ऑफ डेट में भी फंस रहे हो, जो कोट एंड कोट लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास क्यों मरता है, क्योंकि वो नॉन स्टॉप ईएमआईज पे करता रहता है हाँ अपनी हाँ हाँ हाँ। अपनी क्या कहते हैं लिमिट से ज़्यादा खर्चा करके। आपने क्लोजली स्टडी करा है, आप बता रहे थे किसी आपके कोई जानकार है जिसका 30,000 रुपये की सैलरी, हाँ 30,000 रुपये का हाँ ईएमआई पे कर रहा हाँ है। हाँ हाँ। तो मेरा कोई जानकार है, किसी कोई म्यूचुअल है एक्चुअली। सो उसका क्या सीन है, वो बंदा 30,000 रुपये की नौकरी करता है। उसको क्या था कि भाई आसपास सब गाड़ियाँ ले रहे हैं, ठीक है, तो उसने क्या करा, 9 लाख रुपए की फ्रॉन्क्स लेकर आ गया वो, सुजुकी फ्रॉन्क्स, एक एसयूवी नाम, मतलब एसयूवी बोलते हैं लेकिन है वो फूला हुआ हैचबैक। तो वो लेकर आ गया वो। अब बंदा लेकर आया, उसकी 20,000 रुपये वो ईएमआई भर रहा है, ठीक है, हाँ, और उस गाड़ी से वो ऑफिस भी नहीं जाता, वो जाता मेट्रो से, वो गाड़ी खड़ी रहती है उसकी, क्योंकि उसके रनिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वो अफोर्ड तो कर नहीं सकता। उसने ली है गाड़ी बैठ के अपना कार एंड बार करने के लिए, कारोबार। गाड़ी में अपने ही घर कारोबार में। नहीं, ऑब्वियसली इधर उधर कहीं लगा के गेड़ी मारना, कारोबार करना, दिखावा करना, इन सब चीज़ों के लिए ली है। तो इंडिया में मतलब मैं यही देख रहा हूँ। मतलब उसने एक गाड़ी ली है जिसको वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस लेके जाता है ताकि वो बैठ के पी पाए उसमें। वो करता है, चलाता भी होगा, लेकिन वो उसको यूटिलाइज तो नहीं कर रहा ना। अच्छा एक बात बताओ, और क्यूरोसिटी, आई डोंट नो ये इंसान कौन है, उसका 10,000 रुपये में घर चल जाता है? एक्चुअली उसका घर वो नहीं चला रहा। अच्छा। नहीं, खर्चे तो हैं उसके, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैनेज कर रहा होगा। बचता क्या होगा, मतलब ये होता है ना कि आप एस्पिरेशन है, ठीक है वो, लेकिन पहले एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए आपको कमाना भी तो चाहिए ना, कि ये बाकी जिम्मेदारियां उठाने के बाद एस्पिरेशन पूरी करनी चाहिए। आई पर्सनली फील लाइक दैट। दैट्स क्रेजी मैन, लाइक आपकी लिमिट से आप इतनी ज़्यादा भर के गाड़ी पे के लिए पे करो, फिर देन यू एंड अप पेइंग सो मेनी ईएमआईज। एंड इसके अंदर एक और एंगल ये भी है जो आई डोंट नो कितना इट्स एविडेंस्ड बाय डेटा, लेकिन बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदो, जो बोलते हैं कि गाड़ी खरीदो ही मत, कार पूल करो। ये इस तरह के एटीट्यूड्स इंडिया में आ गए हैं। अब आई डोंट नो, फ्रॉम योर रिसर्च, फ्रॉम मीटिंग पीपल, बिकॉज यू आर एन ऑटोमोटिव यूट्यूबर, इज दिस द राइट अप्रोच? डू यू थिंक इट्स बेटर ऑफ? फर्स्ट थिंग, मैंने किसी भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को ये बोलते हुए नहीं सुना कि आप यूज्ड कार ले लो। अगर वो ऐसा बोलते तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप कैब में चलो, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई गाड़ी लो ही मत, कैब में चलो। ज़्यादातर को जो मैंने सुना है वो कैब में चलने की राय देते हैं। कैब में चलने के कुछ बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को ऐसे लगता है। या लो आप मान लो कि आप किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, फैमिली फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, आप फरीदाबाद, अपना ही फरीदाबाद ही ले लो, फरीदाबाद में कितनी दूर दूर जाके है ना फार्म हाउसेस जहाँ पे शादी होती है, वहाँ आपको मिल जाएगी कैब रात में 1 बजे। अनलाइकली। और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस, कल मैं जीके में था, कल मेरे ऊपर 4 कैब वालों ने कैंसिल करा, जो कि उबर एक्सेल वाले थे, क्योंकि उन्होंने बोला फरीदाबाद ड्रॉप नहीं। मेरी कैब वाले से लड़ाई हुई क्योंकि वो मेरे से एक्स्ट्रा टोल चार्ज कर रहा है और एमसीडी टैक्स चार्ज कर रहा है, जो कि उबर की ऐप में है ही नहीं। क्योंकि उसको एक्चुअली उनका पड़ता नहीं खाता, मतलब वो बना नहीं पा रहे पैसे, वो इसलिए मांगते हैं। हाँ, तो ये एक मतलब वो लॉजिक है, कोई आपके घर में इमरजेंसी है तब क्या आप कैब बुलाओगे, गाड़ी लेके जाओगे? एम्बुलेंस का तो पता ही है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस भी बड़ी मुश्किल से आती है। कई तो ऐसी गलियां हैं वहाँ पे एम्बुलेंस घुस ही नहीं सकती। प्लीज वेट, वी आर जस्ट लोकेटिंग अ ड्राइवर। इंसान का बाप अटैक से मर रहा है। क्या करोगे तब, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको गाड़ी ही चाहिए। बच्चों को स्कूल से लाना है, स्कूल लेके जाना है, चलो इतना भी टास्क है, उसके लिए गाड़ी चाहिए ना। मेरा मानना है कि अगर नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली है 5 लाख रुपए की, सिर्फ 5 लाख रुपए की है। मैं होंडा सिटी चला रहा हूँ, 9 साल पुरानी है, 5 लाख रुपए की है, और अभी वो लेने जाऊंगा तो 20 लाख की है। उस कार में जब मैंने ली थी ना, एक भी चीज़ खराब नहीं थी, और ये मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, 7-7.5 लाख व्यूज़ भी हैं उस पर। एक भी चीज़ खराब नहीं थी, और मैंने 4 कार चेक करी थी, होंडा सिटी 4 कार मैंने टेस्ट ड्राइव करी थी। और ये तो खैर चलो ब्रांड टू ब्रांड है, उस पर भी आ जाएंगे हम बाद में,
कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा ख़राब होती है कौन सी नहीं होती, लेकिन उस गाड़ी में कुछ भी ख़राब नहीं था और मैंने अभी तक भी वो सर्विस नहीं कराई है, अभी भी मैं उसी को लेकर आया हूँ जो मैंने खड़ी करी। सर्विस ड्यू नहीं हुई उसके अंदर कोई? एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को टाइम से मिला वो बात अलग है, अच्छा, लेकिन हाँ। लेकिन क्या होता है कि ना, वही मैं कह रहा हूँ, कार टू कार डिपेंड करता है। यूज्ड कार का जो वो है ना, यूज्ड कार की राय आपको एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इसलिए नहीं दे सकता है बिकॉज वो समझता नहीं है यूज्ड कार का ना मार्केट। अगर आप यूएस में, आप तो गए होगे, हाँ हाँ हाँ, यूज्ड कार का मार्केट यूएस में बहुत बड़ा है। बहुत बहुत बड़ा है, टू द पॉइंट कि आप 2004 की भी गाड़ी बेच सकते हो, जो उसका ओनर है वो बहुत अच्छी तरह से उसको रिफर्बिश एकदम क्लीन साफ सुथरा रखेगा, आपको घटिया गाड़ी नहीं देगा वो। मिल भी जाएगी तो भी आप करा सकते हो। चलो ये वाली बात देखो, मैंने ना मैं एक रील ही देख रहा था, मैं तो बहुत बचपन से ये यूएस मार्केट को ही स्टडी कर रहा हूँ, मतलब देखने का शौक था तो देखता रहता था। एक मैंने रील देखी रिसेंटली, उसमें एक ऑडी की वो थी, क्या नाम है, डीलरशिप थी यूएस के अंदर। उसमें हर अपने एम्प्लॉय से, एक बंदा अपने एम्प्लॉय से पूछता है, मतलब अपने कोवर्कर से पूछता है कि आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। तो हर बंदा ना मतलब 99% बोलते हैं कि वो कोई यूज्ड कार चला रहे हैं, ईयर 2002 की, 2010 की, इस तरीके की कोई गाड़ी चला रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा बोलता है कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ, और वो सारी बड़ी गाड़ियाँ, मतलब 3000 सीसी की है, कोई 4000 सीसी की है, ठीक है। तो ये सीन है यूएस के अंदर ना, यूज्ड कार मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, इंडिया के अंदर अब गेन कर रही है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स आए हैं जैसे क्या नाम है, स्पिनी हो गया या एक और है, उन्होंने आके थोड़ा सा गेम को बदला है, थोड़ा सा ना, जो लोग यूज्ड कार लेने से डरते थे उनके दिमाग में ये डाला है कि भाई आप हमारे को 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो, वो वहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए फालतू में ही मिलती है। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा ना आपको संतुष्टि रहती है कि भाई हमने यहाँ से गाड़ी ली है तो वारंटी मिल रही है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं। एज एन वो थर्ड पार्टी वारंटी देते हैं आपको? थर्ड, वो अपने एंड पे वारंटी देते हैं, वो कुछ भी होगा तो वो भुगतेंगे उसको। सो बेसिकली उन्होंने और क्या कर रखा है, दे नॉट ओनली सेल यू कार्स बट दे आल्सो सेल यू द सर्विस, दे आर सेलिंग यू द सर्विस एज वेल। हाँ। वो फाइनेंस भी करा के देते हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, वो कहते हैं कि हम इतने सारे चेक्स करते हैं गाड़ी में लेते टाइम कि जो आपको नहीं पता, आप नहीं जानते ये वो करना। आप, वो कह रहे हैं कि हम 150 चेक्स कर रहे हैं गाड़ी लेने से पहले, आप तो नहीं कर सकते, है ना। आप नई गाड़ी लेने जा रहे थे, आपको पता ही नहीं है, आपको गाड़ियों से मतलब ही नहीं है। आई डोंट नो इफ लोग आज भी OLX पे गाड़ी खरीदते हैं जहाँ पे मैंने ली है, आपने अपनी गाड़ी OLX पे मैंने ली? 1.5 लाख रुपए बचाए हैं उस गाड़ी पे। लेकिन OLX पे तो इतने सारे स्कैम्स होते हैं, लोग इतना डरते हैं फ्रॉम लाइक सी फ्रॉम वेयर OLX स्टार्टेड इन इंडिया टू व्हाट इट इज नाउ, वेयर हर दूसरे दिन लोग बोलते हैं OLX पे स्कैम हो रहा है, OLX के बंदे ने स्कैम कर हाँ दिया, आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। हाँ, देखो यार, अगर मैं ऑटोमोटिव यूट्यूबर हूँ और मैं स्पिनी से गाड़ी ले रहा हूँ सेफर साइड लेके, तो मैंने क्या सीखा, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं बेवकूफ़ हूँ, ख़राब होगी तो ठीक करा लूँगा। मैंने देखो अपनी लिमिट से बहुत अंडर कट करके गाड़ी ली है। अच्छा। मैं अच्छी खासी 20 लाख की गाड़ी आराम से ले सकता था, हाँ, वो भी कैश भी ले सकता था अगर मकान ने लिया होता तो, मतलब एक सफिशिएंट बैलेंस बनाने के बाद मैं 20 लाख की गाड़ी ले सकता था। लेकिन जब मैंने भाई 5 लाख रुपए की गाड़ी ली है तो मैं 1-1.5 लाख रुपए खर्च भी तो कर सकता हूँ उस पर, अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन मुझे पता था कि मैं होंडा ले रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कॉडा ले, रिलायबल कार, द होंडा सिटी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। होंडा, सुजुकी और हिंडाई, किया, टोयोटा तो ऑब्वियसली आपने नाम सुना ही होगा। ये 5 ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इंडियन ब्रांड्स में महिंद्रा बहुत ज़्यादा सही है। महिंद्रा में डीजल इंजन फिलहाल जो पुराने हैं, नए वाले तो GDI इंजन सारे वो भी सही है। तो ये है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे को सही लगता है ना, होंडा, सुजुकी और हिंडाई की तरफ जाना लगता है। टोयोटा भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन टोयोटा के पास मास मार्केट, मतलब जो मासेस को गाड़ियाँ चाहिए, छोटी गाड़ियाँ, सेडान्स, इस तरीके की कार है नहीं उनके पास। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूज्ड कार मार्केट। नंबर 1, जो लोग यूज्ड कार मार्केट को या यूज्ड कार्स को लेने में हेजिडेंट है, आप उनके डाउट्स अगर हाँ, क्लियर कर पाओ। और दूसरा ये कि इफ यू डू डिसाइड टू बाय अ यूज्ड कार, व्हाट आर सम थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड? सी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम या देना नहीं चाहते हैं, वट एवर इज़ द रीज़न, या आपको डर लगता है, तो आप भाई किसी बड़े एग्रीगेटर के पास चले जाओ। वो ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा वहाँ पे, लेकिन ठीक है, आप मतलब फिर भी आप बड़ा अमाउंट बचा लोगे नई गाड़ी लेने, क्योंकि इस टाइम गाड़ियाँ बहुत महंगी हो रखी हैं। Correct. जो गाड़ी 5 लाख की होनी चाहिए वो 9 लाख में मिल रही है। जिसकी 5 लाख की औकात है वो 9 लाख में मिल रही है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 5 साल पहले ही वो गाड़ी 5 लाख की थी सिर्फ, ठीक है। तो वैगनार है 7.5 लाख की मिल रही है, वो 5 लाख 5.5 लाख की मिलती थी 6 साल पहले, वो अभी 7.5-8 लाख की मिल रही है। तो आप पैसे बचा रहे हो बहुत ज़्यादा, तब भी उनसे लेने के बावजूद भी। तो उसमें अगर आप ऐसे बंदे हो यार जिसको पैसा भी बचाना है और यूज्ड कार में ले जाते टाइम पैसा बचाना है जिसको, तो आप, जैसे आपने बोला OLX में स्कैम्स होते हैं, तो स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस डीलर से आप गाड़ी ले रहे हो
उसकी ना पहले प्रोफाइल चेक करो, कितनी गाड़ियां डाल रहा है, जो उसके प्राइजेस हैं वो रियलिस्टिक है कि नहीं है। मैंने एक बार देखी थी, जैगवार मिल रही थी 2 लाख रुपए में, और वो कोई पुरानी जैगवार नहीं थी। मैंने भी देखी है ये। मैं कई बार ऐसी रैंडमली यूज कार मार्केट में सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ जर्मन गाड़ियाँ 5-5 लाख की, 2-2 लाख की, और मैं बोलता हूँ कौन सा मॉडल, तो सर 15 मॉडल, 16 मॉडल। हाँ, वो तो नहीं मिल सकती ना। इम्प्रैक्टिकल है। इतनी डिप्रिसिएशन कैसे लगेगी गाड़ी पे? 10 लाख में मिल जाएगी, हाँ 2 लाख में तो नहीं मिल सकती ना। वो 2018 की गाड़ी मैंने देखे, दूर तो वो तो भाई स्ट्रेट अवे स्कैम है, उससे तो दूर रहना है, वही स्कैम है। अगर आपको रियलिस्टिक प्राइसेस लग रहे हैं उनके पास जाओ। मैं तीन लोगों के पास गया था। एक मेरे जानकार का बंदा, जानकार बंदा था, और 3 जिन लोगों के पास गया था, 2 की बहुत अच्छी डीलरशिप्स थी। मतलब वहाँ पे आप घुसोगे ना, आपको श्योरिटी हो जाएगी यहाँ से मैं गाड़ी ले रहा हूँ, सेफ ही हूँ। मतलब इतनी बड़ी डीलरशिप खोल के बैठा बंदा, भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को कोई स्कैम नहीं मिला। तो आप ना ढंग से रिसर्च करो, उसको देखो, उसकी डीलर जो लिस्टिंग्स हैं, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, सब कुछ देखो। डीलर से नहीं लेना है तो आप इंडिविजुअल से भी ले सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल OLX पे बहुत कम मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। डीलरशिप से ले लो, जाओ वहाँ पर, गाड़ी को थॉरली चेक करो। थॉरली चेक करने का मतलब ये होता है, अगर डीजल गाड़ी है तो उसका बैक प्रेशर चेक करो, मतलब वो निकाल के उसका इंजन ऑयल वाली जो स्टिक होती है वो निकाल के उसको चेक करो। डीजल कार में, पेट्रोल में यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो गाड़ी को कभी भी अंडर बॉडी चेक नहीं करते। जब आप अंडर बॉडी गाड़ी की चेक करते हो तब रियलाइज़ होता है गाड़ी में कितनी जंग लगी हुई है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स क्या मतलब एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ी में जंग लग जाती है। अभी फरीदाबाद में पानी भर गया था, गुड़गांव में पानी भर जाता है, तो वो कैसे पता लगेगा। अभी मैंने एक रील देखी थी एक बंदे की, गुज्जू करके कुछ नाम है उसका, उसकी गुड़गांव में, बहुत आपने देखी होगी, उसकी मर्सिडीज BMW 2 गाड़ियाँ डूब गई थी उसकी। गुज्जू या गजेंद्र सिंह कूल, गजोदर सिंह, जिसका वो स्टूडियो हाँ भी नष्ट हो गया हाँ हाँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ हाँ भाई, उसकी 2 गाड़ियाँ चली गई पानी में, ठीक है। कंप्लीटली गॉन। उसने सर्विस पे दे रखी है, BMW है और ऑडी है, सॉरी मर्सिडीज है। अब ये जो कार्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली साउंड है, मतलब टेक्निकली साउंड नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बिल्ट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इन गाड़ियों में। हाँ आपको लगता है ये ठीक हो जाएंगी, उसको 10-10 20-20 लाख रुपए के शायद से, वो मैंने ध्यान नहीं है, वो बता रहा था इतने का बिल दिया है उसको। दे आर नॉट बेयर बोन्स कार्स की उस पे हाँ, चैसी लगा रखा है, एक इंजन है, फालतू की चीजें नहीं है, बहुत सारे और टेक्निकल बहुत कुछ है यार उसके अंदर। आप कुछ ना कुछ तो खराब होगा। जब आप कल वो गाड़ी यूज्ड कार मार्केट में जाएगी, तब आप सोचो क्या होगा। हाँ ऐसी। तभी लोग बोलते हैं कि जर्मन गाड़ियों की आफ्टर सेल वैल्यू बहुत कम होती है। नहीं, वो तो मैंने, हाँ वो है, वो मैं उस पर आता हूँ, वो भी हाँ बताऊंगा। लेकिन वो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई पानी में डूबी हुई गाड़ी है ना, उसके बारे में कैसे पता लगेगा। तो गाड़ी को उठवाओ, मतलब किसी अच्छे डीलर उस पर ले जाओ भाई, उसको बोलो डीलर को मेरे साथ चल ले, ठीक है। वहाँ पे लेके जाओ कार को, वो लिफ्ट पे उठवाओ, नीचे से चेक करो थॉरली, वो कोई नहीं चेक करता। और अगर वो पॉसिबल नहीं है ना, एक सेल्फी स्टिक में फ़ोन को लगाओ, 200-300 रुपये की सेल्फी स्टिक आती है, और नीचे से Flash रिकॉर्ड कर दो। करो। हाँ, नीचे से रिकॉर्ड कर लो। रस्टिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रस्टिंग होती है तो गाड़ी को कल टूट भी सकती है चलते चलते। कुछ हाँ। लोगों के, और क्या, अगर रस्टिंग होगी तो कार का कोई आगे की तरफ से पहिया निकल जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, जो शॉक, सस्पेंशन टूट सकता है। मेरे को ऐसी कुछ मेमोरी याद आ रही है कि मैंने कुछ ऐसी मारुति ओमनीज देख रखी हैं जिनका नीचे से का पार्ट गायब है और साइडों में रस्टिंग की वो लगी हाँ हुई है। हाँ हाँ उनका मतलब बेस पे ना रस्ट, जैसे अगर हम बिस्किट को बीच में से तोड़ दे तो साइडों साइडों में जो वो ऐसे, कैसे समझाऊं मैं, बेसिकली उसके सारे के सारे कोने ऑरेंज हो रखे होते हैं रस्टिंग से। हाँ 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 आई सीन हाँ दैट। हाँ हाँ, उसको रनिंग बोर्ड कहते हैं। रनिंग बोर्ड उसका रस्ट हो रखा होता है, इसीलिए आजकल काफ़ी सारे कार ब्रांड्स प्लास्टिक के रनिंग बोर्ड दे रहे हैं। ओके। पहले वही स्टील के ही देते थे, तो अभी सब नहीं दे रहे हैं। जो लो एंड कार्स हैं, जो थोड़ा सा SUV वाला फील देने वाली गाड़ी है ना, उनके अंदर प्लास्टिक के दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये रफ जगह पे खड़ी होने वाली गाड़ी, टेक केयर नहीं कर पाएगा बंदा इसकी, कहीं सड़क पे खड़ी होगी, वहाँ पानी में डूब जाएगी कुछ टाइम बाद। जैसे एक तरीका ये होता है पानी में डूबी हुई गाड़ी चेक करने का, कि उसकी जो सीट बेल्ट है उसको खोल के चेक करो, उस पर निशान होगा। हाँ, मतलब क्या पानी में रहती है ना गाड़ी, हाँ तो सीट बेल्ट पे निशान आ जाता है, उसको पूरा स्ट्रेच करके देखो, उसमें देखो निशान है कि नहीं। पानी में गई होगी तो वो निशान होगा उसमें। पर लोग अपनी कैप्साइज्ड गाड़ियां जो कि पानी में होती हैं उनको बेच कैसे सकते हैं, क्योंकि लाइक आर दीस कार्स स्टिल फंक्शनल व्हेन दे आर इन द। वो करा लेंगे ना सही, लेकिन वो प्रॉब्लम देती रहेगी आपको। एक वियर्ड फिनोमेनन डिस्कस करना। आई नो मैंने थीम्स में नहीं लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक SUV है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, हैचबैक है थोड़े कम कॉन्फिडेंट हो, बाइक वाला मीडियम कॉन्फिडेंट है। हर किसी ड्राइवर का अपना आर्बिट्री रूल होता है कि पानी भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तो जाना ही है, रुक सकते नहीं है। मेजॉरिटी लोग पंजा दाबते हैं क्योंकि ये पता है कि अगर पंजा दाब के बीच में रोक दिया तो वो एग्जॉस्ट के अंदर से वो
निगल लेगा पानी को और गाड़ी बंद हो जाएगी. हाँ. इज दिस अ मिथ और इज दिस एक्यूरेट? एग्जॉस्ट में से निकल नहीं सकता, एग्जॉस्ट में से हवा निकलती है बाहर. अच्छा. और गाड़ी में ECU होता है, इलेक्ट्रॉनिक, वो उसका दिमाग कहते हैं उसको, ठीक है. वो मैनेज करता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि आप दबा के रखा हुआ है. पहली बात तो हम एग्जॉस्ट में से पानी नहीं जाता, इनटेक में से जाता है, एयर अच्छा. इनटेक में से. ओके. एयर इनटेक में आपने सुना होगा जब आप गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं तो उसके अंदर एयर का वो क्या कहते हैं उसको, वो फिल्टर भी चेंज होता है, एयर फिल्टर. ठीक है, तो उस एरिया में से, कंपार्टमेंट में से पानी जाता वेयर इज द एयर इनटेक जनरली इन अ कार? है. इंजन हुड में ही होता है, हुड के अंदर में होता ऊपर है? की तरफ होना चाहिए एयर इनटेक. ओके, तो अगर गाड़ी पानी में होपलेस सॉरी वर्ड नहीं है बस, हाँ. अगर गाड़ी पानी में रुक रही है तो इट्स फ्रॉम द हुड जो सामने से है, नॉट फ्रॉम द नहीं नहीं एग्जॉस्ट. नहीं नहीं नहीं, पीछे से तो हो ही नहीं सकता. गाड़ी वो पीछे से एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट निकल रहा है पीछे से. मैंने कितनी बार कितने ड्राइवर से सुना है कि यार इसके सिलेंसर में पानी चला गया. वो लगता है लोगों को, ऐसा होता नहीं है, वो पानी आगे गया होता है. क्रेजी. सो व्हाट शुड लाइक, अब आपको जाना ही, आप क्या कर सकते हो ऐसे? देखो, अगर आपके पास SUV है, टोयोटा की है, तो मतलब टोयोटा हाइब्रिड नहीं है तो निकल जाओ, मेरे को लगता नहीं फंसेगी. क्योंकि ना उनका पहली बात तो देखो, SUV जो लेजेड SUV है, मैं ये वाली उनकी बात नहीं कर रहा. फॉर्च्यूनर लेजिट है. हाँ भाई, वो बॉडी ऑन फ्रेम SUV है, वो लेजेड SUV है, ठीक है. और जितनी ज़्यादा जितनी ज़्यादा बेयरबोन गाड़ी होगी ना, उतनी ज़्यादा लेजेड SUV बोलता हूँ मैं तो उसको. SUV की वैसे डेफिनेशन अलग है, लेकिन मैं वैसे भी बता रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है, जो क्या नाम है, एयर इनटेक होता है, वो ऊपर की तरफ होता है. मतलब वो जो जहाँ से हवा जानी है वो ऊपर की तरफ बना रखते हैं ताकि पानी अंदर ना चले जाए, वो इसीलिए रखते हैं. कई कार्स में ना वो आती है, क्या नाम है कि कितने वेटिंग कैपेसिटी क्या है गाड़ी की, मतलब कितने पानी में वेट कर सकती है. तो जिम्नी की इवन दो वो एक SUV है, उसकी सिर्फ 300 mm है. ठीक है. इज बैड फॉर वाटर देन? बैड है तो खराब, लेकिन उसमें लोग एयर इनटेक लगवाए थे, जो क्रेजी लोग होते हैं ना वो लगवाते हैं. तो फिर तो वो तो मतलब वो सबमरीन बन आई जाती वाज गोना आस्क यू, बेसिकली मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में 2014 में, और कोई उन्होंने क्रेजी सी रेन फॉरेस्ट सफारी कराई थी. उनमें World War II या World War I के ट्रक्स थे, और हम पानी में, उन्होंने बोला था ये एम्फीबियस ट्रक्स हैं. तो मैंने कहा क्या है इनमें ऐसा एम्फीबियस, क्योंकि मेरे मन में वही वाला था कि एग्जॉस्ट के अंदर से पानी आता है, तो उसका एग्जॉस्ट ऊपर लगा हुआ था. हम अज्यूमिंग एयर इनटेक भी ऊपर लगा वो हुआ एयर होगा. इनटेक ही था. हाँ, अच्छा, एग्जॉस्ट भी था ऊपर. मतलब वो जो यार जो ऐसे चिमनी से बनी होती है जिसमें वो एयर धुआं निकल इनटेक रहा होता है. अच्छा, निकल रहा होता है. हाँ, घुस रहा होगा. आई कुड बी रॉन्ग. स्क्वायर था, ऐसे प्लास्टिक का था. नहीं, मेटल था. वर्ल्ड वॉर 1 में कहाँ प्लास्टिक, 1 या 2 में? अच्छा, World War I की आई कैन एक्चुअली लुक इट अप. ट्रक की बात कर रहे हो आप कोई? हाँ, इट्स एन एम्फीबियस ट्रक. उसका हो सकता है. World War II एम्फीबियस ट्रक, या और एग्जॉस्ट, एक्सुमा क्यों आ गया एग्जॉस्ट इमेजेस? अबे ये तो कुछ और ही आ गया है. नहीं, एग्जॉस्ट भी ऊपर होते हैं. US में कई सारे सेमी ट्रक चलते हैं, उनके ऊपर ही होते हैं. आई कांट फाइंड इट, आई एम सॉरी. नहीं, डोंट वरी. वो उसमें, अरे आपने सेमी ट्रक्स देखे? सेमी ट्रक्स क्या होते हैं? वो ट्रेलर को लेके चलते हैं US के अंदर, बड़े बड़े. हाँ. उनके एग्जॉस्ट ऊपर ही होते हैं. इंडिया में भी होते हैं कई कई ट्रक्स इनके ऊपर होते आई थिंक, अभी पता नहीं कितनी मेमोरी, इट वाज समथिंग लाइक दिस, या फिर प्रॉपर, एक्चुअली ये भी नहीं थी, प्रॉपर जीप ही थी. सॉरी, इट वाज अ प्रॉपर जीप. इट डिड नॉट लुक लाइक अ बोट. हैं. हो सकता है, ऊपर हो सकता है. लेकिन उन्होंने बोट वाला कुछ कुछ ऐसे पार्ट बना रखा था. एनीवे, मैं सरप्राइज था कि उसके वो वहां पे लगे हुए थे ऊपर. हाँ, वो भी थोड़ा सा देखो क्या है कि अगर बिल्कुल ही पानी में हो फिर तो एग्जॉस्ट भी ऊपर होना चाहिए. क्योंकि अगर जब गाड़ी बंद है तब तो जा ही सकता है ना एग्जॉस्ट से पानी. करेक्ट. लेकिन यूजुअली आगे से ही जाता है. तो हम बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, है ना. तो अगर आप SUV में हो, लेजेड SUV, आपको पता होना चाहिए कि 4x4 है, चलो नहीं भी है, ऊंची है, और उसका एयर इनटेक ऊपर है. वो कंपनी लिख के देती है, जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, वो लिख के देती है. राइट. तो वो पता होनी चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि हाँ जा सकती है, ले जाओ. अगर मेरे साथ हुआ था ऐसा फरीदाबाद में, होंडा सिटी में निकाल के ले गया, बंद नहीं हुई वो, ठीक है. वो बहुत अच्छा खासा 2-2.5 फुट का गहरा पानी था. लेकिन क्या हुआ, अंदर पानी आ गया था उसके. मैंने 2 दिन बाद में शूट कर रहा था अपनी गाड़ी को, जब मैंने रियलाइज करा कि उसके जितने भी फ्लोर मैट्स हैं ना, सब में पानी भरा हुआ है. तो ये हो सकता है आपके साथ. बंद होने के चांसेस होते हैं कई. एक ना रफ फोर्ड करके UK के अंदर क्या करते हैं लोग, पानी में से गाड़ी निकाल के ले आते हैं. वो बना हुआ है वैसा नाला, मतलब वो साफ पानी का नाला है, वो क्रॉस कर रहा है रोड को, और उसमें से ना लोग गाड़ियाँ निकाल के ले आते हैं मस्त, ठीक है. तो उसमें मैंने कई सारी देखी हैं. क्या होता है कि जो सेडान्स होती हैं या फिर हैचबैक्स होती है, वो बंद हो जाती हैं. और वो तब ज़्यादातर मैंने देखा तब बंद होती है जब वो तेज़ निकाल के ले आते हैं. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो ना, तो धीरे चलाओ थोड़ा.
why not? क्या होगा जब आप तेज चलाओगे ना तो पानी ऊपर आ जाएगा बोनेट के और वो एयर इनटेक में चले जाएगा, तो थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। यार मैंने तो फॉर्च्यूनर भगाई है, लेकिन मैं भगा के लेके गया हूँ ऐसे उसमें से। तो फॉर्च्यूनर है ना वो। बट यूर सेइंग अगर मैं किसी छोटी गाड़ी में भी हूँ, सेडान में भी हूँ, आई शुड ड्राइव स्लोअर। हाँ, स्लोअर चलाना चाहिए, वाओ, चांसेस कम है कि आप बंद होगी गाड़ी। कितनी मजेदार दुनिया नहीं है ऑटोमोटिव्स की, आपको तो बहुत मजे आते होंगे। बहुत, तभी तो कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, इंडिया में नॉस इलीगल क्यों है? नॉस तो हर जगह इलीगल है। नॉस कह रहे हो ना, नाइट्रस हाँ, ऑक्साइड, वो तो हर जगह इलीगल है। वो तो यार वो कुछ नहीं है। मैं बताऊं 90% जो ट्यूनर्स है ना, जो ट्यूनर्स तो छोड़ दो, जो लेजिट गाड़ी को रीबिल्ड कर देते हैं, हाँ। मतलब दूसरा इंजन कोई नॉस यूज नहीं करता है। ये आया है कुमार, क्या नाम है वो, कौन सी फिल्म थी आपकी, वो फास्ट एंड फ्यूरियस से। या नॉस बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत कम लोग यूज करते हैं ये। ज्यादातर मैं बताऊं कहाँ होता है, ये जो ड्रैगस्टर्स होते हैं ना, हाँ। उनमें भी वैसे एक टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर का अलग तरीके का फ्यूल होता है। व्हाट्स अ टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर? आई नो व्हाट ड्रैग यूएस में रेसिंग इज। यूएस में होता है टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर। क्या होती है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो कुछ स्प्लिट ऑफ ए सेकंड में पकड़ सकती है। 0 to 100 नहीं कह रहा मैं, हाँ, 500 मतलब मतलब। these are not sports cars, they are like regular cars. नहीं 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 नहीं, वो बहुत लंबी होती है, वो 40 फुट लंबी, 30 फुट तक लंबी होती है कम से कम। वो ऐसे ऐसे पतला सा आगे से जा रहा होता है, पीछे बहुत। मैंने ये वाली कार्स देखी हुई हैं। वेट होल्ड ऑन यार, हम क्या ये विवेसन क्या हमें फोटोज लगा सकते हैं व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको पता रहे? सो बेसिकली इफ आई सर्च टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर, ड्रैग, यार आई रिमेंबर दिस। अच्छा ये शिप जैसी होती है जो, ये दिस टॉप फ्यूल, हाँ यही ये। इसमें भी नॉस तो नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत हाईली फ्लेमेबल फ्यूल डलता है। नॉस बहुत कम जगह पे यूज होता है, होता भी है तो स्पोर्ट्स में ही होता है। डू दिस टॉप फ्यूल ड्रैगस्टर्स ऑफन गो अप इन फ्लेम्स? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा होती हैं, इंजन फट जाते हैं इनके। और इनके इंजन मैंने भी पढ़ा ही है कि इनके इंजन ना ज़्यादा आप 1-2 रन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, रीबिल्ड चाहिए होता है उनको, कुछ ना कुछ तो उस पर खराब हो जाता है। मैंने देखा, आई डोंट थिंक इट्स वेरी ड्राइवेबल एज वेल। नहीं, मनूवर नहीं कर सकते, यू कांट मनूवर इट। बहुत Crazy. बहुत कम मनूवर कर सकते। और आगे का हिस्सा इतना हल्का होता है कि 2 बंदे उठा के साइड में, क्योंकि टॉर्क है ना, टॉर्क पर जितना आप दूर से उठाओगे आसान होता है उठाना। टॉर्क का क्या? आई हैव नो आइडिया टॉर्क। अच्छा, तो टॉर्क क्या होता है कि टॉर्क रेंच सुना है, टॉर्क रेंच? जैसे अगर आप कोई डंडी ले लो, कोई नट बोल्ट है, बोल्ट, अगर आप उसको अपने हाथ से घुमाओगे नहीं घूमेगा, हाँ। लेकिन आप उसके अंदर रेंच लगा के घुमाओगे घूमेगा। उसका घूमेगा। रीजन ये तो है, चलो आपके मान लो हाथ लोहे के बने हैं, लेकिन तब भी आप घुमा नहीं पाओगे, दर्द हो रहा है ना इसलिए नहीं घुमा रहे। लेकिन अगर लोहे के बने हैं तब तो दर्द नहीं होगा, तब भी नहीं घुमा पाओगे, क्योंकि उसमें ना टॉर्क अप्लाई करना। टॉर्क मिलता है जब आप कोई जितनी ज़्यादा लंबी चीज़ पकड़ोगे ना, हाँ। और उसको उस सिरे से उठाओगे पीछे से, तो टॉर्क मिलेगा। तो इसलिए होता है। और यही जो टॉर्क वाला वो होता है हमारे कार्स के गियर में भी होता है। फर्स्ट गियर का जो टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, सेकंड गियर का उससे कम, थर्ड गियर का उससे कम, फोर्थ गियर का उससे कम। क्या होता है कि जब आपने पहला गियर डालना ही पड़ेगा वरना गाड़ी नहीं उठेगी, वो टॉर्क ही वहाँ पे काम कर रहा होता है। वो बड़ा गियर है वो वहाँ से आ रहा है। फिर जब छोटा गियर आता है, छोटे गियर में मतलब सेकंड गियर में क्या होगा कि टॉर्क कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ऐसा कह सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। इन माय हॉरिबल डेज किसी बेवकूफ ने मुझे बोला, ओए चल 5th गियर पे गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं छोटा ही था मैंने करी, और धुएं और बदबू की स्मेल आनी शुरू, मतलब जलने की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। जस्ट शेयरिंग, 5th गियर पे करनी नहीं चाहिए। हाँ, वो क्लच एक्चुअली वो आई भी होगी तो क्लच से आई होगी। आप ट्राई कर रहे होगे ना उसको उठाने का। हाँ। वो मैनुअल कार थी। हाँ, तो आप ट्राई कर रहे होगे उसको, है ना, उठाने का, क्लच जब दबा दो। हाँ, तो वो वैसा है। सॉरी यार, आप इतनी रिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हो, मैं नहीं। लेकिन ये स्मेल आपको ना, मसूरी गए होगे आप, हाँ, वहाँ पे आएगी क्या? क्लच जलने की बदबू। क्यों? अच्छा, वो खींचते रहते ऊपर जाने के लिए? बहुत आती है यार वहाँ पे, बहुत। When I was a kid, हम न्यूज़ के अंदर गाड़ियों के ऐड देखते थे, एंड एक बहुत पॉपुलर जो ट्रेंड चला था वो था कि V6 इंजन है, V8 इंजन है। I don't hear about it so much. Has the Indian consumer gotten used to it? या फिर there is no practical reason to have a V6 or V8 engine? There was no practical reason for us ever. लेकिन सीन क्या है कि देखो, बहुत सारे रेगुलेशंस। आपने सुना होगा, आपने V6 V8 बोला। V6 मतलब 6 सिलेंडर हैं, V8 मतलब 8 सिलेंडर हैं। करेक्ट। ठीक है। अभी ज़्यादातर कार में आते हैं 4 सिलेंडर। मेरी सिटी में 4 सिलेंडर है, ठीक है। हो सकता है आपकी गाड़ी में भी 4 ही हो। लेकिन अब जो ज़्यादातर इंजन आ रहे हैं, नहीं, आई थिंक दे नो, इवन इफ यू गो एंड बाय अ हाई एंड कार, नहीं है नो लॉन्गर टॉक अबाउट इसमें V6 है V8 है। इट्स नॉट अ, हाँ, क्योंकि नहीं है। आपको हाई एंड कार्स में
मैं आपको बताता हूँ, एक गाड़ी थी ए मर्सिडीज A45 AMG करके, ए सीरीज जो सबसे इनिशियल होता, वो अपने 4 सिलेंडर इंजन से 400 हॉर्स पावर तक बनाती थी, 4 सिलेंडर इंजन से। ओके। सीन क्या है कि अब ना जो वो है, क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं उसको, इमिशन नॉर्म्स, सॉरी, कोई नहीं। जो एमिशन नॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। एमिशन नॉर्म्स क्या होते हैं कि भाई आपकी गाड़ी कितना पॉल्यूट कर रही है, जितना छोटा इंजन होता है वो उतना कम पॉल्यूशन मचाता है। ये बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। जो ये अभी रिसेंटली जब हर बार सर्दियां होती है दिल्ली में नया वो हाँ ऑड इवन BS6 BS3 BS4 क्या करते हैं उससे भी खतरनाक मैं एक चीज़ बताता हूँ, ग्रैप लगता है उसमें। क्या होता है वो ग्रेडेड पॉल्यूशन करके कुछ होता है, मेरे को फुल फॉर्म नहीं पता। व्हाट इज इट कॉल्ड? ग्रैप GRAP करके देखना, ग्रैप 1 ग्रैप 2 ग्रैप 4 होता है वो जो हमारे दिल्ली में लगता है। ग्रैप 4 पोल्यूशन, ग्रैप 4 restrictions. So इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रैप 4 curbs revoked in Delhi and NCR as air quality improves. ये तो हर बार ही करते हैं ये। Graded response action plan. हाँ ये होता है। तो ये ना अलग अलग होते हैं, 1 2 3 4, ये जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है। और 4th में क्या होता है कि अगर आप डीजल कार चला रहे हो ना, हाँ, तो वो ग्रैप 4 मान लो 10 दिन के लिए लगा, तो आप 10 दिन तक अपनी गाड़ी निकाल ही नहीं सकते। ओके। सो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट करती हैं जब इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन आते हैं। इट्स लाइक अ स्ट्रेटजी बेसिकली। हाँ, तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके वो है कि भाई आप निकाल ही नहीं सकते गाड़ी। मतलब मैंने एक पिछले साल 25 लाख रुपए की डीजल कार ली है और मैं आज निकाल नहीं सकता उसको, पिछले साल ली है। कंज्यूमर राइट्स गए भाड़ में, मैंने ली 1 साल पहले और मैं आज गाड़ी नहीं निकाल सकता। ये एक चीज़ है। वैसे ही जो आप मुझसे V6 V8 के बारे में बात कर रहे हो ना, तो V6 V8 जो इंजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा एमिशंस उनके ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो ब्रांड्स के ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर दबाव होता है कि भाई वो अपने जो एमिशंस हैं वो कम करें। तो इसीलिए वो ज़्यादा जो मल्टीपल क्या नाम है, अब क्या है कि टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, टर्बो चार्जर्स आ गए हैं और मजबूरी भी हो गई कि भाई हमें सीखना पड़ा, है ना, इस तरीके की गाड़ियाँ बनाना जो छोटे इंजन के साथ ज़्यादा पावर बनाए। तो ये सीन है कि इसीलिए ना अब जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसीलिए इवन जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ हैं ना, वो भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही हैं छोटे इंजन के साथ ही। इसीलिए आप सुनते नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यूएस के अंदर अभी भी V8 इंजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन वो यूएस के अंदर ही हैं। यूरोप में चले जाओगे तो यूरोप में भी इंडिया जैसा हाल है। And are they better functionally? Are they stronger engines? दे आर गुड इफ़ यू आर, अगर आप इंजन की ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात करोगे, सिर्फ इंजन की, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, नथिंग एल्स। अगर आप इंजन की रिलायबिलिटी की बात करोगे तो 2 लीटर का इंजन अगर 400 हॉर्स पावर बना रहा है और अगर 5 लीटर का इंजन 400 हॉर्स पावर बना रहा है, तो 5 लीटर का इंजन ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। Of course. हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो कम स्ट्रेस्ड है, उसका कंप्रेशन रेशियो कम है, इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। कुछ मसल कार्स के अंदर हम देखते हैं, आई डोंट नो इफेक्ट है क्या है, जब हम पिक्चरों में देखते हैं कि गाड़ी का आप वो इंजन रेव करो तो उसके अंदर की कुछ प्लेट्स हिलती हैं ऐसे ऐसे। व्हाट इज दैट? प्लेट्स हिलती हैं? आई डोंट नो, जैसे इंजन के ऊपर कुछ चीज़ लगी होती है। हाँ, वो इनटेक होता है। अच्छा, ओके। व्हाट इज दैट? एयर इनटेक ही है वो। अच्छा, उन्होंने उसको मॉडिफाई कर रखा होता है इस तरह से कि वो हिले। वो नहीं, एक्चुअली वो इसलिए भी कर रहा होगा कि भाई उसके अंदर कुछ चले जाए। वो ज़्यादातर ना उन गाड़ियों में मिलेगा जिनमें सुपर चार्जर लगा होता है। ओके। 2 चीज़ें होती हैं, मैं बताता हूँ। जो हुड से बाहर निकल रहा होता है ऐसे ऐसे करके लगा होता है और वो प्लेट, स्टील की प्लेट ऐसे हाँ, है, फिर हवा, वो सुपर चार्जर्स में लगा होता है ज़्यादातर। 2 तरीके के फोर्स्ड इंडक्शन होता है इंजन के अंदर। ये जो ज़्यादातर कार्स में मैं बताऊँ नेचुरली एस्पिरेटेड होती है, यानी कि इंजन जो हवा खींच रहा है वो इंजन के स्ट्रोक्स की वजह से ही आ रही है, ठीक है। मतलब पहला जो स्ट्रोक होता है इंजन इनटेक करता है, उसी के थ्रू आ रही है। इंजन मतलब पिस्टन अंदर गया, हवा खींच ली, एक तरीका है हवा खींचने का। दूसरा तरीका है अगर आप फोर्स्ड इंड्यूस एयर बेस्ड जो अंदर क्या नाम है, या इधर टर्बो चार्जर के थ्रू या फिर सुपर चार्जर, आपने नाम सुना होगा सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, अगर इनके थ्रू बेचते हो तो क्या होता है, पावर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ना हवा ज़्यादा जा रही है इंजन के अंदर, है ना, ऑक्सीजन तो चाहिए बर्न करने के लिए फ्यूल को, तो ज़्यादा हवा मिलती है। तो इसीलिए टर्बो चार्ज, और जो मैं बता रहा था कि 400 हॉर्स पावर गाड़ी बना रही है, वो इसीलिए बना पा रही है क्योंकि उसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। अगर टर्बो चार्जर नहीं होता तो किसी भी हालत में 2 लीटर के इंजन के साथ 400 हॉर्स पावर नहीं बना सकती गाड़ी, बना ही नहीं सकती। इंडिया में आई रिमेंबर एज किड्स स्पेशली वंस द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज केम अराउंड एंड नीड फॉर स्पीड के अंडरग्राउंड 2 गेम केम अराउंड, क्योंकि वो एक गेम आया उसके बाद मॉडिफिकेशन का क्रेज़ आ गया इंडिया में। मैंने सबसे पहले अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग
सिलेंसर्स चेंज करा रहे हैं, एग्जॉस्ट के साथ खेल रहे एग्जॉस्ट, हैं, हाँ हाँ हाँ। गाड़ियों पे वाइजर्स लगवा रहे हैं, वो साइड स्कर्ट्स लगवा रहे हैं, गाड़ी के नीचे नियॉन लाइट का जो कल्चर होता है ना, कि जहाँ पे आपके पास एक मित्सुबिशी लैंसर है, ईवो तो नहीं आती थी यहाँ पे, नॉर्मल आती थी, ईवो नहीं आती थी। हाँ, मित्सुबिशी लैंसर के नीचे लगवा रहे हैं वो लोग, ठीक है, होंडा सिटी पुरानी वाली 2000s वाली वो करा रहे हैं, बलिनोस कर रहे हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ, जिस तरह की गाड़ियाँ हम लोगों ने वीडियो गेम्स में देखी हम इंडिया में भी देखेंगे। द मार्केट केम, it became a norm where particularly youngsters would do this, but if they found a car जो पुरानी थी उसको मॉडिफाई करते थे, मस्त बनाते थे, और then I hate to use the word, फिर उसका छपरिफिकेशन होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं उस मॉडिफिकेशन का, हाँ 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 हाँ। and then the mod market just got died down for some reason. Mercedes decided हम AMG देंगे, Volkswagen ने डिसाइड करा कि हम Golf GTI टाइप की चीज़ें दे देंगे, कंपनीज ने अपने ही प्रोप्राइटरी मॉडिफिकेशन किट्स निकालने शुरू कर दिए, एंड नाउ फ्रॉम व्हाट आई हियर फ्रॉम माय फ्रेंड्स कि अगर आप मॉडिफाई कराते हो, द कार मैन्युफैक्चरर वोंट टच इट। हाँ, तो एक्चुअली ये तो पहले से ही है, अभी से नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी जो बात है वो इंडिया का लॉ है, मतलब इंडिया का लॉ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। आप गाड़ी को छू भी नहीं सकते। अगर इंडिया का लॉ ये कहता है कार को लेकर कि जो OEM स्पेसिफिकेशंस हैं गाड़ी के में दी गई है उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब आप सोचो कि भाई मैं व्हील को छोड़ के, व्हील में भी उतना ज़्यादा नहीं है व्हील्स को लेके, लेकिन अगर बाकी आप एग्जॉस्ट चेंज करवा लोगे जिससे आवाज़ ज़्यादा होगी, उससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर निकल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बोला, कुछ में नहीं निकलता, कुछ में निकल जाता है। और मान लो लाइट्स बदलवा देते हो, तो जो OEM की स्पेसिफिकेशंस थी ना उससे अलग हो गई अब अगर आपकी गाड़ी, और अब आप इलीगल गाड़ी चला रहे हो अगर, और ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत तेज़ है, NCR में तो मैंने देखा है, वो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं गाड़ी को, 2 मिनट। अगर मॉडिफाइड है कोड, हाँ, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं वो, उनको बहुत जल्दी पता लग जाता है। सो आप किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन जो उसने दी है, ब्रांड उसने बना के दी है, कंपनी ने करके दी है, वो नहीं कर सकते। और आप जो AMG वगैरह की बात कर रहे हो, ये चीज़ें तो देखो पहले से थी, अब इंडिया में इसलिए आने लग गई कि इंडिया की जो ऑटोमोटिव मार्केट है ना वो मैच्योर हो गई है। बाहर पहले से थी AMG, M जो होती है, BMW की M हो गई, मर्सिडीज की AMG हो गई है ना, वॉल्वो की सायन हो गई, सायन ही होती है ना, सॉरी कुछ और होता है शायद से, मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई नहीं, ठीक है। और टोयोटा की TRD है, उतना वो TRD का उतना वो नहीं है। होंडा की म्यूगन आती है। तो कई सारे ऐसे हैं जो गाड़ियों को सिर्फ जो इनकी खुद की हैं, क्या नाम, मर्सिडीज की विंग, सॉरी कंपनीज की विंग्स हैं जो गाड़ियों को मॉडिफाई, मतलब थोड़ा सा ना स्पेक्ड करके बनाती हैं, है ना। जैसे आपने AMG बोला, वो अलग एक स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, वो महंगी भी होती हैं। वही अगर बहुत महंगी होती है ना, जैसे अगर 3 सीरीज़ की बात कर ले तो ठीक है, M340i आती है, वो 3 सीरीज़, मतलब वो M3 नहीं है, मतलब एक ना लेवल है M3, M340i, और फिर 3 सीरीज़ की गाड़ियाँ तो 50 लाख से चालू हो जाती हैं, लेकिन 340i लेने जाओगे तो 90 लाख के आसपास मेरी ख्याल में एक शोरूम है ना। because the body is roughly the same but it's a different car. हाँ, दिखने रफली द सेम नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट बॉडी सेम है, थोड़ी बहुत स्टिफनेस बढ़ा दी होगी गाड़ी के अंदर, वो है। लेकिन फिर है वो 3 सीरीज ही, लेकिन वो स्पेक्ड वर्जन है। वो M सीरीज जो उनकी M डिवीजन है ना, उसने उसको स्पेक किया हुआ है ताकि वो ज़्यादा पावर निकाले। 330 हॉर्स पावर निकालती है, 6 अपने 6 बोर वाले इंजन के साथ, 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन है उसमें, 340 के आसपास, 330-340 हॉर्स पावर निकालती है। इससे भी ऊपर जाओगे तो फिर M3 आती है, वो उनकी फुल फ्लेजेड क्या नाम है, वो है स्पोर्ट्स कार कह सकते हो, लेकिन सेडान वाली। ओके, उसमें आप 4 लोग बिठा सकते हो मस्त, ठीक है, और उस गाड़ी को बहुत तेज चला सकते हो। सो ये है, तो ये पहले से आ रही है, लेकिन आप इंडिया के अंदर लीगली कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। केरला एक ऐसा स्टेट है, ऑब्वियसली हर जगह ही नहीं कर, इंडिया में तो हर जगह, कोई US तो है नहीं, रूल्स बदल जाएंगे स्टेट के हिसाब से, लेकिन केरला के अंदर जो मॉडिफिकेशन का कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा है। हाउ इज दैट? Did you find out why? हाँ, मैंने तो वीडियो बनाई थी उसमें। I know, है ना, तभी पूछ रहा हूँ। सो क्या है कि पैसे, देखो एक तो ये लोग गल्फ मनी है, प्लस ये जो लोग प्राइड लेते हैं अपने अंदर कि भाई हम तो तुमसे ज़्यादा तेज़ है, हाँ, तो वो इस चीज़ में तो तेज़ है, मैं बाकी जगह पे बात नहीं करूँगा। देखो एजुकेशन है, कहीं ना कहीं तो काम आएगी आपकी, करेक्ट, ठीक है, उससे डिनायल नहीं है कोई। और फिर एक ही इतने से एरिया में इतने सारे एजुकेटेड लोग हैं, है ना, तो उन्होंने बोला भाई नहीं, हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, हम कुछ और करेंगे, हाँ, है ना। उनके पास पैसा आया, गल्फ का पैसा आया, ठीक है, उन्होंने इधर उधर दूसरे शहरों में भी कमाया अच्छा, क्योंकि भाई वो करते ही दिमाग वाला काम है, जॉब करते हैं अच्छा, है ना। मेरी एक फ्रेंड थी, मेरे को याद है, वो मैं 70% ला रहा हूँ, 99% ला रही है, तो है। क्योंकि मलयालम बोलती थी इसलिए। भाई उसके घर में माहौल ऐसा था यार, मतलब माहौल होता है, बट वहाँ पे भी इलीगल है, बट दे स्टिल डू इट। इलीगल है, लेकिन वो लोग करते हैं। और उनके जो मॉड्स होते हैं ना, इतने सिक मॉड्स होते हैं। अगर आपको देखो 2-3 देश हैं जहाँ पे मॉड्स बहुत सही होते हैं, US में तो है ही,
जापान, हब। यूएस तो भाई मतलब मैं अगर जाना चाहूंगा यूएस तो सिर्फ गाड़ियों के लिए जाऊंगा। मतलब मेरे को नहीं लगता यूएस से अच्छा कोई देश है गाड़ियों के लिए, कोई देश आई नहीं है। 100% एग्री। कितनी मस्त, 1967 की गाड़ी को मिंट कंडीशन में सिर्फ रखते ही नहीं, उसको रिस्टोर कर अरे देते हैं। वहाँ पे तो रॉड रॉड क्या नाम है, हॉट रॉड कार्स। हॉट रॉड कार्स होती हैं, मसल्स होती सो हैं। व्हाट इज अ हॉट रॉड कार अगेन? हॉट रॉड तो यार अलग ही सीन है। हॉट रॉड में क्या होता है, वो बिल्कुल रिप कर देते हैं। हॉट रॉड गाड़ी आपको मॉडल टी सुना है? मॉडल टी 1910 में पहली प्रोडक्शन कार थी, मास प्रोड्यूस्ड कार थी। आई नो व्हाट अ हॉट रॉड कार लुक्स लाइक, इन द सेंस कि वो है ना? बाहर से विंटेज गाड़ी लगती है लेकिन उसका इंजन बाहर रखा होता है पूरा। इंजन बहुत बड़ा होता है, उसमें वो लगा देते हैं एलएस, स्वैप कर देते हैं। एलएस क्या होता है, हम इधर जाएं? हाँ बिल्कुल जाते हैं इधर। अच्छा। हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो हम केरला से यूएस पहुंच गए। हाँ तो एलएस स्वैप क्या होता है कि एलएस स्वैप क्या मतलब, कोई भी एलएस एक इंजन है, ठीक है, Okay. एलएस सीरीज है, ठीक है। ठीक है। बिग ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक, मीडियम ब्लॉक, ब्लॉक में वहाँ पे क्यूबिक इंचेस में नापते हैं अपने इंजन को। हमारे यहाँ सीसी में होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, वहाँ Correct. क्यूबिक इंच होते हैं। वो अगर उसके क्यूबिक इंच को अगर हम कन्वर्ट करें तो 7,000 सीसी के इंजन होते हैं। वो बनाती है जनरल मोटर्स, बनाती है उनका। फोर्ड भी बनाती है अपने, लेकिन एलएस सीरीज के इंजन ज़्यादा फेमस है। वो इंजन लगा देंगे अपनी गाड़ियों में। गाड़ी है मतलब अगर सिर्फ बॉडी देखो 600 किलो की बॉडी है, उसमें आपने 7,000 सीसी का 600 हॉर्स पावर वाला इंजन लगा सो दिया। व्हाट इज, मैं ना इन सबके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ लगा पाए उसमें। व्हाट इज अ गुड हॉट रॉड कार दैट आई कैन लुक अप? गुड हॉट रॉड कार तो यार कस्टमाइज, एक तो कस्टम मेड कार्स होती हैं। आई डोंट। अच्छा, हॉट रॉड कार्स हाँ हाँ, से। कस्टम मेड है। अच्छा हाँ, यही तो है। ये बाहर से देखने में तो ऐसी लगती हैं, लाइक दे लुक लाइक दिस, लुक लाइक एन ओल्ड कार। ये पता है ये 1920 की गाड़ी होगी, बाहर से 100 साल पुरानी कार है। नहीं है ही वो, उसकी बॉडी डोनर बॉडी पे बनाया हुआ कंप्लीटली। है। डोनर बॉडी पे इंजन नया लगाया हुआ है। बस दैट्स इट। हाँ, और ये बिल्कुल इसमें ना एबीएस होता है। और ये देखो ना यार, हम यहाँ पर एबीएस वेबीएस कुछ नहीं है। कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है उसमें। मरोगे मतलब डाई लाइक अ मैन वाला सीन है इसमें। अच्छा। मरोगे किसी ना किसी दिन, क्योंकि आप इतनी ज्यादा पावर, इतनी हल्की अच्छा, गाड़ी वो को। बिल्कुल मैचोइज्म दिखा रखा है, खूबसूरत लड़की दिखा रखी है गाड़ी के साथ, हाँ मैस्कुलिनिटी सिंबल। हाँ 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 ये देखा है, ये सबसे ज्यादा कॉमन हॉट रॉड का मैंने वो देखा है, ये वाला हाँ, निकाल के, जिसमें ये फ्लेम लगी हुई है बेसिकली ये गाड़ी के फोर्ड सामने। की, या मैं श्योर नहीं हूँ ये फोर्ड की है किसकी है। फोर्ड, मैंने टी सीरीज, वो फोर्ड की ना, टी सीरीज बोल रहा हूँ। दोनों फोर्ड 5 विंडो को काफी सारी हैं। हाँ हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फोर्ड की इंटरेस्टिंग। जो पहली मास प्रोडक्शन कार थी ना, उस पे भी मैंने हॉट रॉड सीखी है। ओके। मास प्रोडक्शन फोर्ड ने चालू करी थी, उससे पहले वैसी होती थी प्रोडक्शन। सो ये हॉट रॉड्स है। एंड सो फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर सैफ अली खान पे ना एक बार बड़ा विवाद हुआ था, बिकॉज ही गॉट द फोर्ड शेल्बी GT 500 विच मैंने आर्बिट्रली डिसाइड करा कि ये मेरी फेवरेट कार है, बिकॉज मैंने वो वाली मूवी देखी थी निकोलस केज वाली, जिसमें वो सब कार रॉबर्स होते हैं। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द मूवी, व्हाट इट्स कॉल्ड। मुझे भी याद नहीं। बट उसको बड़ा टंटा हुआ था बिकॉज उसने फोर्ड शेल्बी GT 500, दिस इज लाइक 2011 2012 में, उसने अमेरिका से शिप कराई, वो यूके में आई, उन्होंने लेफ्ट हैंड राइट से पहले उसको राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट करा, फिर उसके बाद वो इंडिया लेके आया। तो काफ़ी बगावत वगैरह हुई थी, ये कैसे आ गई है, ऑल ऑफ दैट जैज। इन इंडिया डू यू थिंक वी कैन पॉसिबली हैव मसल कार्स? नहीं, नॉट इंडियनिस्ट, वहाँ तो हम आए नहीं क्योंकि वो कल्चर नहीं है, पर हम बाहर से इंपोर्ट करके मसल कार्स चलाते हैं। यहाँ पे है कम्युनिटी मसल कार्स की? देखो, जो सबसे बड़ी इस टाइम कम्युनिटी ग्रो हो रही है ना, वो जेडीएम कार्स की है, जापानीज डोमेस्टिक मार्केट। ओके। मसल कार्स की कम्युनिटी उतनी बड़ी नहीं है इंडिया में। इंडिया में तो क्या, यूएस के बाहर कहीं पे भी नहीं सो मिलेगी। JDM में बहुत कौन मतलब सी कार है, आएगी? मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, हाँ। छोटी है। Okay. क्योंकि क्या है कि देखो मसल कार, देखो आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप स्पोर्ट्स कार की तरफ जाओगे, है ना? Correct, लैम्बोर्गिनी ले लोगे, फरारी ले लोगे, कोई और गाड़ी मैक्लारेन ले लोगे, कुछ ऐसा ले लोगे। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप जेडीएम की तरफ चले जाओगे, सोचोगे यार मतलब जेडीएम भी कोई सस्ता नहीं है अगर लेजिट जेडीएम की तरफ जा रहे हो So तो। what is a JDM car? जेडीएम कार्स क्या होती है, जापानीज डोमेस्टिक मार्केट में जो गाड़ी बिकती है, हर उस गाड़ी को जेडीएम कार बोला जाता है। जो उनकी रेगुलर गाड़ी होगी। हर चीज़ जेडीएम है। अगर वो जापान की मार्केट में बिक रही है तो जेडीएम है, लेकिन वो जेडीएम को क्या है ना, वो बना दिया, उसके साथ जोड़ दिया गया है कि भाई जेडीएम गाड़ी है तो सुपरा होगी, जेडीएम गाड़ी है तो है ना निसान स्काईलाइन। I never get it. Toyota Supra looks like shit. हाँ दिखती है, लेकिन ना वो जापान चले गया। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा चलो भाई, चलो वर्ल्ड मैप पे घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जापानीज, देखो एक ना हुआ था क्या कहते हैं, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। जापान में 80s के अंदर, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब एक जो वर्ल्ड वॉर 2 से जो फाइटर पायलट्स थे, वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट्स जो थे, जिन्होंने पर्ल हार्बर बॉम्ब करा था, पर्ल हार्बर बॉम्ब किया था, वो लोग आए, वॉर ख़त्म हुई, अब वो लोग थे सनकी से। अब वो देखो उस टाइम का प्लेन उड़ाना और इस टाइम का प्लेन उड़ाना, वो ज़मीन आसमान का फर्क है ना। तो फाइटर पायलट्स
आए वर्ल्ड वॉर 2 के जापान के, ठीक है, उनको भाई मज़ा नहीं आ रहा था अपनी ज़िंदगी में, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा भाई, अपनी मोटरसाइकिल्स को फुल मतलब अपने हिसाब से मॉडिफाई करते थे, ठीक है, जैसे चॉपर होती है ना यूएस के अंदर, उन्होंने अपनी चॉपर्स बना दी। करेक्ट। और इनकी कम्युनिटी थी, बोसोजो को बुलाने लगे इनको। हाँ। अब क्यों बुलाते हैं वो मुझे नहीं पता। बट दे वर जापानीज चॉपर्स और वर दे स्पीड बाइक्स? नहीं, वो होंडा है ना, हाँ। यामाहा, वहीं की मोटरसाइकिल्स, ठीक है। और देखो होंडा यामाहा पहले से ही बहुत सही मोटरसाइकिल्स बना, 80s में उन्होंने पूरी दुनिया को ख़त्म कर दिया था। करेक्ट। 80s के बाद सबको संभलने में बहुत टाइम लगा, कई सारी कंपनीज को बैंकरप्ट होने से बची, तो वही मोटरसाइकिल्स उनको उन्होंने मॉडिफाई करा, उनके क्या नाम है वो निकाल दिए, क्या नाम है क्या कहते हैं उसको, एग्जॉस्ट निकाल दिए, आवाज़ तेज आने लगी, बहुत तेज चलाते थे उसको, मतलब केओस मचाते थे, मतलब रोड के ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे उसकी वजह से, ठीक है। बहुत तेज मोटरसाइकिल्स भी आई, और जापान बहुत ज़्यादा एडवांस था गाड़ियों को लेके। तो जब ये एक्सीडेंट्स होने लगे ना, और जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा था, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलाई जा रही थी, तो इन लोगों ने अपने आप एक एग्रीमेंट करा, जिसको इन्होंने बोला जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। इसमें सरकार ने भी दखल अंदाजी नहीं करी थी, लेकिन इनको पता था ये होगा हमारे साथ, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट करा। इन्होंने क्या बोला कि भाई हम ऐसी मोटरसाइकिल्स या फिर ऐसी गाड़ियाँ बनाएंगे जो कि एक सर्टेन स्पीड लिमिट तक जाती हो और जो एक सर्टेन हॉर्स पावर ही बनाती हो। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट के अंदर शायद 245 हॉर्स पावर तक का, मैं वो कार्स का अच्छे से याद है, 245 हॉर्स पावर तक का था कि इतनी हॉर्स पावर ही गाड़ी बना सकती है। इंजन साइज कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे ज़्यादा गाड़ी हॉर्स पावर नहीं बनाएगी, ठीक है। ये सब ने मिल के हाथ मिलाया, सब टोयोटा, सुजुकी, मित्सुबिशी सब ने मिला कि भाई इतना इसके अराउंड 186 mph for ये 186 एमपीएच नहीं हो सकता। ओके, किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर हो, 186 एमपीएच तो 300 हॉर्स पावर, 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्पीड का नहीं कह रहा मैं, हॉर्स पावर का कह रहा हूँ। एक टू ऐसे कुछ था, 50s में था, 60s में था ऐसे। तो वो स्पीड, उससे ज़्यादा हॉर्स पावर आप नहीं बना सकते कार के लिए, और स्पीड में भी जो आपने बताया शायद ऐसे ही कुछ था। तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अब क्या था, लेकिन भाई उनको वो गाड़ियाँ बाहर भी तो बेचनी है, सिर्फ जापान के लिए थोड़ा। अब क्या होता है, एक गाड़ी का इंजन बनाना बहुत ज़्यादा महंगा काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप जापान की थोड़ी सी जनता के लिए एक इंजन बना दोगे और बाहर के लिए अलग बना दोगे, ठीक है। तो टोयोटा ने या फिर मित्सुबिशी ने, सब ने क्या करा कि उन्होंने इंजन्स को इस तरीके से ओवरबिल्ड करा कि इनको मॉडिफाई किया जा सके, जब इनको बाहर की मार्केट्स में लेके जाया जाए तो इनकी पावर इंक्रीज करके बेचा जा सके वहाँ पे, ओके, ठीक। दूसरा उन्होंने ये, और उस टाइम ECM का ज़माना, मतलब ECM आ चुके थे गाड़ियों के अंदर 90s में। ECM होता है इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है, या फिर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल से ही नाम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल क्या होता है, वो इंजन का दिमाग होता है। वो ECU नहीं है, ECM ECM हाँ सेम है, यूनिट मॉड्यूल। गॉट इट, समझ गया, ठीक है। तो ECU आने लग गए थे कार्स में। मतलब अब क्या था, गाड़ी की जो वो होती है, क्या नाम है, गाड़ी की जो पावर होती है वो आप ECU से कंट्रोल कर सकते थे। मतलब बेसिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल। गाड़ी की जो टर्बो का बूस्ट है उसको बढ़ा सकते थे, कम कर सकते थे, ये चीज़ें आप ECU से कर सकते थे। मतलब कार कंपनी क्या जापान के लिए ECU को इस तरीके से मैप करती थी कि भाई यहाँ पावर कम निकले और बाहर थोड़ी सी ज़्यादा निकले, अगर हमें बाहर मार्केट में बेचनी है। क्योंकि मित्सुबिशी ने, टोयोटा ने सुपरा बहुत कम बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में बेची है, उस टाइम बिकी भी नहीं थी ज़्यादा, बाहर तो जापान में सही बिकी थी। मित्सुबिशी ने बहुत गाड़ियाँ बाहर बेची थी, जो अपनी ईवो वगैरह, जो लैंसर। तो क्या हुआ, ये चीज़ हुई, लेकिन गाड़ियाँ थी ओवर इंजीनियर्ड, ओवर बिल्ट, मतलब जो उनके इंजन थे, यानी कि उनमें से बहुत ज़्यादा पावर निकाली जा सकती थी। तो क्या हुआ भाई, अब ये चीज़ें धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ गई। जो ट्यूनर्स थे उनको समझ में आई कि ये गाड़ी जो है सुपरा जो है, इसको ट्यून किया जा सकता है टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है। और जो गाड़ी समवॉट 250 हॉर्स पावर निकाल रही थी, उन्होंने उसको ट्यून करके उसके अंदर, उनको पता था कि जो इसका इंजन ब्लॉक है वो भी इतना ज़्यादा सॉलिड बना था। मतलब उनको पता था कि इसकी जब इंजन की हम पावर बाहर जाके बढ़ाएंगे 200, मान लो 200 से 250 से 300 करेंगे, तो हमारा जो इंजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, इंजन ब्लॉक। तो वो इंजन ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, सब कुछ कंपोनेंट स्ट्रांग थे, और उनमें जगह थी, स्पेस था और ज़्यादा पावर निकालने का। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, इनको ट्यून करना स्टार्ट कर दिया। जो इनकी एक्चुअल लिमिट्स थी ना, वहाँ तक लेके गए। जापान के अंदर ही होने लग गया ये काम, लोग खुद ही करने लग गए, कंपनीज ने करके नहीं दिया, वो खुद ही करने लग गए। एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफियर। गवर्नमेंट ने तो पहले भी इंटरफेयर नहीं करा था, वो जेंटलमैन्स के बीच में ही था, ठीक है। तो लोगों ने खुद करना स्टार्ट करा, वो उसको हायर पावर्स तक ले गए, गाड़ियाँ तेज़ हो गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि
इतनी मतलब कुछ गाड़ियां तो इस तरीके इतनी एक्सट्रीम थी, जैसे कि निसान R34 जिसको वो भी बोलते हैं, क्या नाम है, स्काईलाइन। स्काईलाइन GTR। स्काईलाइन GTR। वो गाड़ी तो 1000 हॉर्स पावर तक निकाल सकती थी ट्यून के साथ ही। मतलब ट्यून के साथ बड़ा टर्बो भी लगा दोगे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बदलने की Oh, जरूरत is that why they often do race tests between conventional sports cars and Japanese domestic market cars, and the domestic market cars win? पहले करते थे, हाँ, अब है नहीं ना? करते। पहले बहुत अर्ली 2000 में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपने देखी होंगी, हाँ, 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 और जापान उसी के की अंदर याद है, हाँ। बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये सीन था वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, वो एक चीज़ बन गई, एक कल्ट बन गया उस कार का, ठीक है। और मान लो अगर वो सुपरा 500 हॉर्स पावर निकाल भी सकती है, तो क्या है कि भाई ये था कि भाई वो अपने कंपोनेंट्स के साथ निकाल रही थी, लेकिन लोगों ने क्या करना चालू करा, फोर्ज करना चालू कर दिया। फोर्ज मतलब जो पिस्टन्स हैं, जो पिस्टन्स हैं गाड़ी के अंदर, जो क्रैंक है, जो मतलब ऐसी चीज़ें जो मूव हो रही हैं बहुत तेज़ी से, उनको ठोक ठोक के गर्म करके उनको इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया कि वो बड़ी हुई पावर को संभाल सकें। ये चीज़ें करी, बड़े बड़े क्या नाम है इंटेक्स लगाए, बड़े बड़े टर्बोज लगाए, बहुत कुछ करा लोगों ने। और फिर उनको अलग ट्यून, अलग तरीके से, जो ECU मैंने बताया ट्यून हो सकता है, नए नए मैप्स बनाए उनके लिए, मैप्स बना सकते हैं मतलब आप, ठीक है। तो वो बनाए, वो इंस्टॉल करे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी बहुत तेज़ हो गई, तो ना कल्ट बन गया है। पहले क्या होता था, अब कल्ट इसलिए भी बना क्योंकि जो होती थी ना जापानीज सुपर कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, ये सस्ती होती थी। इटालियन हमेशा से महंगी थी, आज भी महंगी है ना। मान लो अगर इटालियन 1 करोड़ की है, तो जापानीज आपको 40 लाख में मिल रही है उस टाइम के हिसाब से, बता रहा हूं। करेक्ट। तो ये था भाई, हम 40 लाख रुपए में भाई 1 करोड़ वाली गाड़ी की पावर निकाल रहे हैं, है ना, ये चीज़ थी। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई कल्ट इतना बड़ा बन गया है इस टाइम कि जो सुपरा है या फिर R34 है या फिर इस तरीके की जो बाकी कार्स हैं, ये 1-1 करोड़ की वैसे ही मिल रही है आपको यूज्ड मार्केट में, तो फ़ायदा क्या है अब। लेकिन इंडिया में ना अलग तरीके का आ रहा है, जैसे जो JDM कल्चर है, जो हमारी पुरानी सिटीज़, होंडा सिटी जो फर्स्ट जनरेशन सिटी है, सेकंड जनरेशन सिटी है, I've driven the first generation. फर्स्ट It's जनरेशन great. है ना। उसमें लोग टर्बो डाल रहे हैं या फिर उसको सिर्फ ECU रीमैप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। और कई कार्स हैं, जैसे कि मेरी वाली सिटी है, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे लोगों को मॉडिफिकेशंस करते हुए देखा है। पुरानी बलिनो आती थी, जेन आती थी पुरानी, करेक्ट। ठीक है। तो हमारा JDM कल्चर अभी फिलहाल वहां तक है, लेकिन इंडिया के अंदर इसी तरीके का JDM कल्चर के साथ साथ एक जर्मन कल्चर भी चल रहा है, जो बाकी देशों में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ओके। उसका रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर जो जापानीज कार्स आई थी, वो बहुत ज़्यादा ना एक प्रैक्टिकल और बहुत रिलायबल और इस तरीके से सोच के साथ लेकर आए थे जापानी लोग यहाँ। Not for speed or नॉट फॉर thrills. स्पीड, इवन दो दे कैन मेक कार्स जो कि बहुत ज़्यादा तेज चले, लेकिन वो लेके नहीं आए। लेकिन जो जर्मन्स थे वो लेकर आए स्कोडा लोरा, है ना, स्कोडा की ऑक्टाविया, हाँ। है ना, स्कोडा की सुपर तो चलो लंबी गाड़ी हो गई, है ना, इस तरह की गाड़ी लेकर आए। Even the Polo is a pretty fast car. पोलो लेकर आई, Volkswagen GT TSI, हाँ। GTI नहीं लेकर आई, GT TSI लेकर आई, वेंटो लेकर आई GT मॉडल्स के साथ। हाँ। इनमें क्या आया कि इनमें ना जो पेट्रोल गाड़ी थी, इनमें GDI इंजन आए, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले इंजन। वो थोड़े से हमारे जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनसे थोड़े से पावरफुल होते हैं। वो अभी भी बहुत सारी कार्स में आ रहे हैं, जो 1000 सीसी की गाड़ी है ना, अब वो उसको अगर बोला जा रहा है कि टर्बो कार है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली GDI इंजन लगा होगा। ओके। तो वो GDI इंजन्स लेकर आए, तब वो टर्बोस मतलब बड़े इंजन्स भी लेकर आए, क्या नाम है, जो स्कोडा लोरा वगैरह में आते थे। अब ये क्या है भाई, ये डेप्रिशिएट होती हैं, गंदी वाली जर्मन कार्स। भाई महंगी गाड़ियाँ तो होती हैं, ये भी होती हैं, 2-2 लाख रुपए में लोगों को मिलने लग रही हैं ये गाड़ियाँ। और इनके अंदर जो संभावनाएं हैं ट्यून करने की, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी टर्बोचार्ज गाड़ियाँ हैं। डीजल वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इवन पेट्रोल वाली गाड़ियाँ भी कई सारी टर्बोचार्ज रही थी हमारे पास। तो इनके पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, और इनके लिए ट्यून बहुत ज़्यादा बनाए, क्योंकि देखो ट्यूनिंग क्या है, हिट एंड ट्राई वाला सिस्टम है। मैं कोड कर रहा हूँ, मैं उस गाड़ी के लिए कोड करूंगा ना जो बिक रही है मार्केट के अंदर, जो लोग ले रहे हैं, उसी को तो मैं फायदा So पहुंचाऊंगा। when you said tuning, like what am I exactly doing in a tuning? So setting? in tuning, what you are doing is you are making एक कोड, नया कोड बना रहे हो। ECU क्या चलता है, ECU कोड मैप पे चलता है। उसके पास एक मैप होता है, ठीक है। इंजन कितनी हवा ले रहा है, कितना फ्यूल मिक्सचर जा रहा है उसके अंदर, इंजन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो ट्यूनिंग के साथ। स्पार्क की टाइमिंग चेंज कर सकते हो। वेरी कन्वेंशनल मेन स्ट्रीम एनालॉजी, जैसे इंसान जेल ब्रेक करता है आईफोन को, इट्स हाँ, सिमिलर टू दैट, राइट? हाँ, वैसा कह सकते हो। आप उसके साथ टर्बो का बूस्ट बढ़ा सकते हो ट्यूनिंग करके। मतलब ECU क्या है, ECU इंजन को बता रहा है कि कैसे कैसे कब क्या करना है। वो सेंसर से, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह से इनपुट ले रहा है और बता रहा है आगे। लेकिन आप उसको ट्यून कर रहे हो कंप्यूटर लगा के, है ना, सब कोड डाल के। अब कोडिंग भी क्या भाई, कोडिंग अपने आप में एक चीज़ है ना। अब हो सकता है ऑल्टो के लिए आपको कोड ना मिले, क्योंकि उसमें उतना पोटेंशियल है ही नहीं। करेक्ट।
ऑक्टाविया में है, और ऑक्टाविया सस्ती भी मिल रही है सेकंड हैंड कार मार्केट में, लॉरा सस्ती मिल रही है, और डीजल गाड़ियों के अंदर तो वैसे भी ज़्यादा होता है क्योंकि वो टर्बो चार्ज होती हैं, और डीजल इंजन ना झेल भी ज़्यादा लेते हैं, मजबूत बनाए होते हैं उनके ब्लॉक्स। तो ये सीन है, इसीलिए ना इन गाड़ियों के लिए जो जर्मन जो कल्चर चल रहा है इंडिया के अंदर, वो जेडीएम से भी बड़ा है। जेडीएम और जर्मन कार्स का कल्चर बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, जर्मन कार्स का और जेडीएम का। जर्मन का इसीलिए स्कॉडा की वजह से और फॉक्सवैगन की वजह से, इनकी वजह से नहीं है, मर्सिडीज वगैरह के है, वो भी वो थोड़ा ऊपर के लोगों के लिए है फिर। फैसिनेटिंग भाई, क्या मस्त डीप डाइव बताई है आपने यार। भाई इस जेडीएम से बाहर निकलते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जो अक्सर लोगों को तकलीफ देती है, और वो है हाई बीम लाइट्स। हमने अक्सर मेंशन करा था। हाँ 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 हाँ, सो ये तो बहुत कॉन्टेक्स्ट, हाई बीम लाइट्स, पहले हाइलोजन की येलो लाइट ज़्यादा आती थी, फिर उसके बाद एक काम करें, हाँ। हाई बीम पे जाने से पहले ये समझें कि लोगों को गाड़ी चलानी क्यों नहीं आती इंडिया में। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, मैंने कई लोगों का देखा है, मैंने अपना पर्सनली ड्राइविंग टेस्ट देकर बनवाया था ठीक है, लाइसेंस। ठीक है, मैं ये एक ही चीज़ मैंने ऐसी करी है जो बिना पैसे करी है, सरकारी काम मैंने सारे पैसे दे करे, क्योंकि होते नहीं है। मेरे को पता था ये काम तो मेरे को खुद ही करना है। तो 18-19 साल का था शायद से मैं जब मैंने बनवाया था, तो स्कूटर लेकर गया। स्कूटी मेरे पास जुपिटर है बहुत टाइम से, 10 साल से है। तो वो लेके गया, और मैंने अपने दोस्त की मारुति 800 मांगी। हमारे घर में गाड़ी नहीं थी। मैंने बोला भाई करना है, दोनों में देना पड़ता है आपको अगर टेस्ट दे रहे हो तो। ठीक है, हमारी अथॉरिटी पड़ती थी शेख सराय साउथ दिल्ली में। वहाँ पे मैं गया, उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी चला के दिखाओ, स्कूटी चला के दिखाओ। कार ना उस टाइम मेरे को आती तो थी, लेकिन वो होता ना हाथ साफ नहीं था। हाँ, आगे पीछे कर लेते थे आप गाड़ी। नहीं चला लेता था, लेकिन इतना कौन, क्योंकि घर में नहीं थी ना। और कम चलाने को मिलती थी। लेफ्ट का अंदाजा था, लेफ्ट कितना देना है। वो अब छोटी गाड़ी है, कर लिया मैंने, वो रोड भी बड़ा, और उन्होंने क्या ही बोला, नहीं लेफ्ट का अंदाजा आ गया था कि इतने में लेफ्ट, इतना लेफ्ट छोड़ना है। हाँ थोड़ा था। ठीक है, एक्चुअली उसने क्या बोला, उसने बोला आगे जाओ, घुमा के लाओ और यहाँ खड़ी कर दो, अगर सही से ले आओगे तो हो जाएगा। मेरे को अब बेसिक्स पता थे भाई, इंडिकेटर देना चाहिए है ना, सीट बेल्ट पहननी चाहिए, वो सब करा मैंने, आ गया, उसने पास कर दिया, गाड़ी में पास हो गए। अब स्कूटी तो मैं रोज चला रहा था, पहले ले ली थी, चला मैं रोज, मतलब ले ली थी, लाइसेंस नहीं था। हाँ, जो कि भारत के हर युवा का हाल है। हाँ देखो, ले ली थी, लाइसेंस नहीं था, मतलब वो मेरी बहन की स्कूटी थी, वही चलाती थी, और मैं उसको कभी कभार चलाता था। हाँ। तो लेकिन था भाई, घर में कुछ दूध लाना है, कुछ करना है, ये सब के लिए यूज़ करता था उसको। सो मैंने उसका भी दिया, उसमें मेरे को फेल कर दिया, जो चीज़ मैं रोज़ चला रहा हूँ। पता है क्यों फेल करा? क्योंकि मेरा स्ट्रैप टाइट नहीं था। हेलमेट मैंने पहना था, लेकिन मेरा स्ट्रैप टाइट नहीं था। ये चीज़ें हैं, अगर जो लोग इंडिया में टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनको पता कैसे चलेगी कि भाई लेजिट चीज़ है यार। अगर आप गिरे और स्ट्रैप टाइट नहीं है, तो आपके तो सर ज़मीन पे लग जाएगा, मर जाओगे आप तो। सही बात है ना। उसने मेरे को वहाँ पे रोक दिया कि भाई तुम, और फिर मेरे को दोबारा आना पड़ा, दोबारा दोनों का टेस्ट देना पड़ा। कार का भी दिया फिर से मैंने, बाइक का भी दिया फिर से। सो लाइट्स पे जाने से पहले एक और काम करते हैं ना, फिर लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राइविंग। क्योंकि हर इंसान आर्बिट्ररी गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई लेन चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली इंडिया में लेन चेंजिंग हम कैसे करते हैं, अगर कोई करता है तो वो इंडिकेटर देता है, दिखाता है, कर देता है, नहीं तो हम ऐसे ही लेन चेंज कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, राइट? व्हाट आर सम अदर ओवरलुक्ड आइडियाज ऑफ इंडियन ड्राइविंग दैट आर डेंजरस? पहले तो एक लेन चेंजिंग वाला ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं दोबारा बोलता हूँ उसको। जब भी आप लेन चेंज करें, तब पहले ना इंडिकेटर देने के बाद ये नहीं होता कि मैंने इंडिकेटर दे दिया मैं घूम जाऊंगा, नहीं, ये नहीं होता। इसका मतलब इंडिकेटर दो, पहले पीछे देखो, मिरर का यूज़ करो, उसमें देखो रियर व्यू मिरर में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, फिर मुड़ो। अगर एक गाड़ी सेफ डिस्टेंस पे है और आपने इंडिकेटर दे दिया, तो उसको पता लग गया कि भाई अब वो मुड़ने वाला है, मैं मुड़ जाता हूँ। इंडिकेटर का ये होता है। दूसरी बात, जब भी आप ओवरटेक करें तो राइट हैंड साइड से करें। हमारी गाड़ी, इंडिया में गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पे, मतलब ड्राइविंग सीट जो होती है गाड़ी राइट हैंड साइड में होती है। तो अगर आप लेफ्ट से करोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा आप आ रहे हो। राइट में करोगे तो उसका विजन में दिख रहे हो ना आप, वहाँ पे वो चला रहा है, लेकिन होता है ना कि हमारी साइड से दिख जाता है बंदा कि आ रहा है, तो इसलिए राइट साइड से करते हैं हमारे यहाँ। दूसरी बात, जो हमारी वो होती है, क्या नाम है, ओवरटेकिंग लेन होती है, वो राइट मोस्ट कॉर्नर पे होती है, उस पर टिके नहीं रहना होता। अगर आप अगर क्या नाम है, हाईवे पे 100 की स्पीड है और आप 80 पे चला रहे हो, तो अगर आप और 70 वाले को ओवरटेक करो, तो उसको ओवरटेक करो और बीच में आ जाओ। इवन अगर आप 100 पे भी चला रहे हो, तब भी वहां पे मत रहो। सो आप कह रहे हो जो लास्ट वाली लेन होती है, राइट लेन इज द ओवरटेकिंग लेन। ओवरटेकिंग लेन होती है, ओके, तो वहां से करना है। तीसरी चीज इंडिकेटर से, मतलब अभी हम इंडिकेटर्स पे चल रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज जो इंडिकेटर की है, लोग क्या करते हैं, फॉग हो रहा है, चलती गाड़ी में इंडिकेटर चला देंगे, वो वाले हैजार्ड वाले, देखा आपने? देखा है। चल रही होती है गाड़ी, हैजार्ड जला देते हैं, उसमें इंडिकेटर देते हैं। नहीं, हैजार्ड जला दिया भाई, हैजार्ड जला दिया ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ यार गाड़ी चल रही है आगे। देखो, आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हैजार्ड तो चला रहे हो। अब एक
एक सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ गाड़ी चल रही है जिसमें हैजार्ड लाइट जल रही है, वो चल रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई फॉग है तो हैजार्ड लाइट जलानी है। बाकी लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। हाँ, सब करते हैं। यहाँ एक गाड़ी खड़ी है जिसमें हैजार्ड लाइट जल रही है। अब जो पीछे वाला बंदा है वो जज कैसे करेगा कि कौन सी गाड़ी खड़ी है और कौन सी चल रही है? अब मान लो उसने बोला कि भाई ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों ने, मैंने भी हैजार्ड चला रखे हैं, तो मैं यहाँ से ओवरटेक करता हूँ, धड़ाक लग गई गाड़ी उसमें जाके। तो डिफरेंस कहाँ है? अरे जब आपके पास जब आगे धुंध हो ना, तो हैजार्ड लाइट, वो क्या कहते हैं उसको, फॉग लैंप जलाओ। फॉग लैंप जलाओगे तो पीछे एक लाल लाइट होती है गाड़ी के पीछे, वो हल्की सी डिम होके जलती है। वो जलती है इसीलिए ताकि बंदे को पीछे पता लग सके। वो सिर्फ फॉग लैम्प से ही एक्टिवेट होती है। आप अगर कोई सी भी लाइट जलाओगे ना, लाइट में ऑप्शन होते हैं 2, करेक्ट। ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि भाई आप सिर्फ एक बार घुमा दोगे ना उसको, क्या नाम है, तो पीछे वाली लाइट भी जल जाएगी और आगे आपकी पार्किंग लाइट जल जाएगी। इतना भी कर दोगे तो पीछे वाले बंदे को पता लग जाएगी आगे गाड़ी जा रही है। और अगर फॉग लाइट जलाओगे तो भी जल जाएगी, फुल लाइट जलाओगे तो भी जलेगी। वो पीछे जलती है इसलिए ताकि अगर फॉग है, रात में गाड़ी चल रही है, तो उसको पता लगे कि गाड़ी आगे चल रही है। बिकॉज टिपिकली लोगों को पता रहता है कि पीछे आगे गाड़ी चल रही है, जब आगे वाली गाड़ी ब्रेक दबाती है तब वो लाइट जलती है। वो देखो थोड़ी सी डिम जलती है, और जब आप ब्रेक दबाते हो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट जलती है, देखा होगा आपने। आई सी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया honestly। वो होता है इसीलिए क्योंकि जब आप रात में चल रहे हो तो विजिबिलिटी नहीं है ना, रात में पता कैसे चलेगा। तो यही चीज़ है, वो दी इसलिए ताकि आप जहाँ कम विजिबिलिटी वाली सिचुएशन हो, फॉग हो, रात हो, तब वो लाइट जलेगी, वो उसका काम है। अगर आप दो एक गाड़ी चल रही है और आप उसको ओवरटेक ही गलत जगह से कर दो, मान लो राइट मोस्ट लेन में एक गाड़ी खराब है, उसने वो दोनों क्या नाम है हैजार्ड लाइट जला रखी है और आगे वाली भी हैजार्ड लाइट से जल रही है, तो आपको तो ये लगेगा ना भाई दोनों ही गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मैं इधर से मोड़ लेता हूँ, है ना, हो सकता है आप उसमें ठुक जाओ जाके। इसलिए बहुत प्रॉब्लमेटिक So है। then we come to high beam lights. Like I was saying कि पहले डिम येलो लाइट्स, अगर मैं बोल सकता हूँ उनको, ये नॉर्म होता था इंडिया में। सडनली जेनॉन लाइट्स आनी शुरू हो गई है, जीनॉन लाइट्स, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द राइट वर्ड। जीनॉन आई, फिर एलईडी लाइट आएगी, ठीक है, बहुत ब्राइट वाइट HIDs। लाइट्स। सो व्हेन आई वाज अ किड आई कुड डिस्टिंग्विश कौन सी गाड़ी पुरानी और कौन सी नई वाली आई है, ठीक है, बिकॉज जीनॉन लाइट्स नई वाली में होती थी और पुरानी वाली में येलो कलर की वो डिम सी लाइट्स ही होती थी। बट यू आर सेइंग हाई बीम लाइट्स आर अ मेनेस इन इंडिया, आई एम वंडरिंग व्हाई। मैंने से इसलिए है, आपने देखो आप भी ड्राइव करते हो, रात में आपने गाड़ी चलाई होगी, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक लाइट, बहुत तेज लाइट आ रही है और आपको कुछ दिख नहीं रहा, अंधा कर देते हैं बिल्कुल। हाँ, ठीक है। पानी पियोगे आप? जब आप अंधे हो रहे होते हो, नहीं ठीक है, जब आप अंधे हो रहे होते हो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाले ने हाई बीम कर रखी है लाइट अपनी, ठीक है। सो आप देख नहीं सकते उस टाइम पे, और इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा, उस लाइट के अलावा आपके आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब मान लो सामने कुछ भी आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, आप उसको उड़ा सकते हो, कोई गाड़ी आ जाए, क्योंकि आप नहीं देख पाओगे एकदम से। और अब क्या है, अब तो गाड़ियों की लाइट्स इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि आपको कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब अब तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट आ रही है, मतलब 1-1 किलोमीटर तक कवर कर सकती है। ऐसी लाइट अगर आपकी आंख में पड़ेगी तो कैसे? आई डोंट नो व्हाई कार मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। सी, ये बहुत सही चीज़ है हाई बीम। मैं आपको बताता हूँ क्या है हाई बीम। क्या सीन होता है कि आपको वहाँ पे जलानी होती है जहाँ पर आपको, हाई बीम का मेजर जो रोल होता है वो होता है आपको रास्ता दूर तक दिखा सके, ठीक है, करेक्ट। अब आप वहाँ पर हाई बीम क्यों जला रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जहाँ पर आपको ऑलरेडी अच्छे से दिख रहा है। सिटी के अंदर हाई बीम बैन है, कई सारे स्टेट्स के कई सारे शहरों के अंदर आपके ऊपर चलान हो सकता है, लेकिन कई जगह पे नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्ट ही इसलिए इससे करा था कि भाई लोगों को आइडिया ही नहीं है कि ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। मैंने कई बार लोगों से रुक के पूछा है, सर आपको पता? मैं एक बार क्या हुआ, मैं एक बंदे ने गाड़ी खड़ी कर रखी, वो कुछ सामान वामान ले रहे थे, सवारी वगैरह डाल रहे थे, मतलब गाड़ी में बैठ रहे थे लोग, वो बंदा हाई बीम जला के खड़ा है, ठीक है, लाइट ऑन है, बंदा भूल जाता है, कोई बात नहीं, हाई बीम जला के खड़ा हुआ है। फिर मैंने उससे पास जाके पूछा, सर आपको पता है ये, मतलब मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं धीरे से गया उसके पास और थोड़ा सकरा सा रास्ता था, मैंने पूछा आपको पता है आपकी गाड़ी हाई बीम पे? वो कहता है वो क्या होता है? मैंने बोला ये जो आपकी अभी इसमें आपकी गाड़ी में ना 2 मोड है, मैंने उतर के समझाया है, इससे क्या होता है, ये हाई बीम होती है, ये लो बीम होती है। कह रहा है ये तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो ऐसी दे रखा है, ये होती है वाली लाइट, ये इससे तेज जलाने के लिए, वो धीमी जलाने के लिए। तो मैंने बोला कि लाइट दोनों कंडीशन में तेजी चल रही है, लेकिन इससे उसका एंगल बदल जाएगा, और उससे एंगल सामने रखने का पर्पस ये होता है कि जब आप बिल्कुल ही ऐसे रास्ते पे हो ना जहाँ पर आपको दिख ही नहीं रहा कुछ, करेक्ट, तब जलानी होती है। और तब भी अगर आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको लो करनी चाहिए, जब वो गाड़ी पास हो जाए फिर से हाई कर लो। कुछ पुरानी गाड़ियों के मॉडल में आई डोंट नो अभी आता नहीं आता, और जो आप एंगल की बात कर रहे हो ना, वो क्लियरली लिखा होता है। हाँ, ये नीचे की तरफ है, ये वो बना होता है, ऐसे रेस बनी होती है और ऐसे रे बनी होती है। हाँ, बनी होती है वो, हर अभी भी है, डिजिटली बना के देते हैं, वो साइन बना होता है यूनिवर्सल। तो अगर मैं बेसिकली गाड़ी, लेट्स इमेजिन करो मैं किसी भी कन्वेंशनल गाड़ी में हूँ,
अगर मैं डायल को घुमाता हूँ पहली बार तो जो गाड़ी चलती है, जो लाइट चलती है वो फॉग लाइट है, राइट? सेकंड टाइम घुमाता हूँ तो नहीं नहीं पार्किंग नहीं, लाइट, थर्ड पार्किंग टाइम अगर आप देखो वो अलग होता है, जब आप लाइट घुमाते हो तो पार्किंग लाइट जलती है, व्हिच इज द लाइट जस्ट छोटी सी बिफोर। लाइट होती है, हाँ हाँ ठीक है। और फिर जब आप दोबारा घुमाते हो तो मेन लाइट जल जाती है। फॉग लाइट के लिए अलग से दिया होता है, करेक्ट, छोटा वाला डायल होता है हाँ अक्सर। वो हाँ उसी में होता है, वो जलाओ मत जलाओ वो अलग चीज़ है। क्या मस्त तो टेक्निकल चीज़ है। हाँ हाँ, तो ये जो है इंडिया के अंदर, इसको मैंने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया में किसी को नहीं पता, और स्कूटी ड्राइवर्स को तो बिल्कुल नहीं पता, उनके वो वाइट लाइट दे दी है आजकल। उन पे वो होता है ना बटन, हाँ उनको तो पता ही नहीं, उनको लगता है ये तेज रोशनी है कम धीमी रोशनी, जैसे मैंने गाड़ी वाले का मैं यही बताया। सोचता हूँ यार ऑनेस्टली। नहीं कोई बात नहीं, वो इसीलिए तो सोच रहे हैं हम, क्योंकि हमारे को बताया ही नहीं गया, कहीं किसी ने सिखाया ही नहीं। स्कूल में तो सिखाएगा नहीं कोई, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना, स्कूल में सिखाओ भाई सेविंग्स कैसे करनी है। हाँ मेरे ख्याल में अगर सब वो करने लग जाएंगे तो मार्केट ही डूब जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन वैसे ये तो यार, ये जो सिखाना ही चाहिए, मतलब और ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है अथॉरिटी की। जब आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, पहली बात तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट देते नहीं है, 90% लोग। दिल्ली में तो खैर थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा है अभी भी कि भाई आप पैसा दो और आप करेक्ट। आपका बन जाएगा लाइसेंस। अब उससे हो क्या रहा है, और उससे हो क्या रहा है कि वो करिकुलम तो आप पढ़ ही नहीं रहे। एक्चुअली मेन ड्राइविंग टेस्ट से पहले होता है एक लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट, एल जो लगा एल लगा। पे, हाँ लर्नर्स में क्या होता है, आपसे जो कंप्यूटर पे टेस्ट होता है उससे आपसे यही सब सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर साइन बोर्ड है तो उसका मतलब क्या है ना, अगर कोई साइन बोर्ड है जिसमें स्कूल के बच्चे जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, नो हॉकिंग जोन के लिए एक साइन है तो उसका मतलब, ये आपको टिक करने होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मैंने भी करे हैं। लेकिन ये भी ना उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। दुनिया में जो सबसे कठिन ड्राइविंग टेस्ट होते हैं वो जापान में होते हैं, सऊदी में भी बहुत कठिन होता है, ठीक है, यूके में भी बहुत कठिन होता आपने सऊदी की ड्रिफ्टिंग वीडियोस देखी है? सऊदी वाले क्या स्टंट मार रहे होते हैं गाड़ियों में अपनी। है। वो कतर वगैरह में होता है ना। आपने देखा है? गाड़ी को 2 टायरों पे रख के मेंटलों की तरह चला रहे होते हैं वो लोग। हाँ वो तो देखो, अब वहाँ कई पहले क्या था, वहाँ पे मूवी थिएटर वगैरह तो थे नहीं, तो कुछ तो करेगा बंदा टाइम पास करने के लिए। मैंने बहुत absurd वीडियोस देखी हैं सऊदी और मैंने बहुत देखी हैं, वो डी सेगमेंट से डांस होती है ज़्यादातर, अकॉर्ड वगैरह उनके पास ऐसे यूं यूं हाँ 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 200 की स्पीड पे ड्रिफ्ट मार रहे होते हैं, उनके चौड़े रोड है ना, वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, लोग ना यही है बस, और कुछ नहीं है। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे ऑटोमोटिव क्या नाम है ड्राइविंग के बारे में, तब तक मेरे को नहीं लगता है कोई बंदा हाई लो बीम पे चलाएगा। ये कोर से सीखना पड़ेगा लोगों को। सो सिंस वी टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, नॉट दैट कि हर कंट्री में टेररिज्म होता है, बट मैंने आपको रिसेंटली बताया कि मैं इसराइल गया था और मैंने वहाँ पे हमास के ट्रक्स देखे। एक मैंने Isuzu D-Max देखा, एक मैंने डॉज रैम देखी, जो ट्रक्स उन्होंने यूज़ करे थे इसराइली सिविलियंस को मारने के लिए। एंड आई थॉट वी वुड डू लाइक अ फन सेगमेंट वी टॉक अबाउट द बेस्ट एंड वर्स्ट टेररिस्ट कार्स। बेस्ट टेररिस्ट कार्स आर टोयोटास टोयोटा फॉर श्योर। हाँ, टोयोटा, सबसे बेस्ट गाड़ी आतंकवाद करने के लिए। हाँ हाइलक्स, टोयोटा 70 सीरीज आपका क्या नाम है, लैंड क्रूजर, ठीक है। कौन से ग्रुप यूज़ करते हैं पता है आपको? ये ये हमास के वो आईसिस के पास थे, आईसिस यूज़ करता है। आईसिस के पास इतने सारे ट्रक्स थे टोयोटा के, हाइलक्स थे, 70 सीरीज थे, कि क्या नाम है, यूएस गवर्नमेंट ने शायद से टोयोटा से पूछा था भाई इनके पास आ कहाँ से रहे हैं गाड़ी, हाँ इतनी गाड़ियाँ तुम्हारी ही क्यों आ रही हैं। आईसिस वाज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल गेम्स। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पैसा था उन पे। हाँ तो इन तुम्हारी ही क्यों आ रही हैं गाड़ियाँ। अब सवाल उनको तो नहीं पता चला, उन्होंने करी भाई, हमें नहीं पता भाई, ले ली होगी, यूज कार होंगी, हमें क्या पता, लाइसेंस प्लेट तो लगा नहीं रखी उन्होंने। लेकिन रीज़न ये है, पता क्यों आई वो सब छोड़ दो, आई ली क्यों, इसका रीज़न ये है कि जो टोयोटा की रिलायबिलिटी है ना, वो मतलब टोयोटा की, मतलब मैं कहता हूँ आतंकवादी टोयोटा के लिए प्रमोटर्स हैं एक तरीके से, दे आर प्रमोटिंग देयर कार्स। मतलब जो गाड़ी आतंकवादी चला रहा है ना, वो आप ले लो आंख बंद करके। किडनैपर जो गाड़ी चला रहा है वो ले लो आप, मतलब ओमनी ले लो, रिलायबल है, खैर मिलती नहीं है अब। हाँ मतलब मारुति, मतलब एक तरीके से मारुति ले लो, रिलायबल है। हाँ, टोयोटा ले लो, रिलायबल है। महिंद्रा स्कॉर्पियो भी ले लो, रिलायबल है। ठीक ठाक रिलायबल है महिंद्रा भी। कई फिर भी use महिंद्रा एक्चुअली बहुत 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 आगे आ गई है यार महिंद्रा तो, मतलब इस टाइम अब पहले। लेकिन सबसे वर्स्ट टेररिस्ट गाड़ी कौन सी है आपके हिसाब से? सबसे वर्स्ट टेररिस्ट कार जैगवार फॉर श्योर। जैगवार कौन यूज करता है टेररिस्ट? मैं, आपने वर्स्ट पूछी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर कोई यूज करना चाहेगा तो जैगवार है। देखो टेररिस्ट लोग नहीं यूज करते वर्स्ट गाड़ियाँ, वो बेस्ट ही यूज करते हैं, उनको पता है भागना है यार उनको। टोयोटा के साथ क्या है भाई, वो बड़े इंजन्स देते हैं, कम कंप्रेशन रेशियो वाले, बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन्स बनाते हैं, बहुत थॉट आउट चीज़ें होती हैं उनकी चीज़ें ब्रेक नहीं होती। आपने कभी जेसन स्टेथम की पिक्चरें देखी हैं? हाँ देखिए, क्यों नहीं। ट्रांसपोर्टर वगैरह में आपने देखा है सारे के सारे जो यूके बेस्ड या यूरोपियन बेस्ड विलेंस होते हैं हमेशा रेंज रोवर्स में पीछा करते हैं उसका। हाँ 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 हाँ,
देखो अच्छी दिखती है रेंज रोवर। फ्रॉम अ फिल्म स्टैंड पॉइंट नो। हाँ हाँ हाँ, नहीं रेंज रोवर का क्या है, रेंज रोवर की जो सबसे सही गाड़ी इस टाइम है ना वो डिफेंडर है। वो क्या क्रेज है इंडिया डिफेंडर का? भाई बड़ी है वो सुना है वो क्या नाम है वो चलता है क्या नाम है सिस्टम, वो सिस्टम वाला कि फॉर्च्यूनर बैठो सिस्टम हो जाएगा, वो हाँ हाँ चलता हाँ है ना हाँ हाँ अपने हाँ, इधर को। सिस्टम सिस्टम सिस्टम। सिस्टम सिस्टम हाँ। गैंग। तो वो है उसके साथ, वो थोड़ा एक लीप अहेड है इन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। हाँ। मतलब एक छोटा सिस्टम है फॉर्च्यूनर, बड़ा सिस्टम है डिफेंडर, अभी तीसरा आया नहीं है, आएगा तो और ये देखेंगे। पजेरो वगैरह कहाँ गई इनमें बीच में? इनका सिस्टम नहीं है? मित्सुबिशी यार बहुत श्रिंक हो गई है अच्छा। मित्सुबिशी। तो डिफेंडर की मैं अगर बताऊं तो उसके साथ सीन क्या है, वो 1.25 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप रेंज रोवर लेने जाओगे तो आपको वो और ज़्यादा महंगी मिलेगी। दूसरी बात डिफेंडर बाकी रेंज रोवर से सस्ती है? रेंज रोवर से थोड़ी सी सस्ती है। रेंज रोवर देखो आई इवोक्स, थॉट वो उसकी फ्लैगशिप मॉडल है। नहीं नहीं रेंज रोवर देखो, रेंज रोवर सीरीज महंगी है, हाँ। ठीक है। रेंज रोवर सबसे महंगी है, उसके आसपास ही डिस्कवरी सीरीज आती है जो इंडिया में बहुत बहुत ही कम लोग लेते हैं इवोक डिस्कवरी। इवोक किसमें आई? इवोक तो रेंज रोवर देखो, रेंज रोवर ना उनकी एक फैमिली ऑफ कार्स है, रेंज रोवर इवोक, वेलार, रेंज रोवर और रेंज रोवर वॉक, रेंज रोवर स्पोर्ट और रेंज रोवर वॉक करके बोलते हैं उसको, ठीक। जो सबसे लॉन्ग व्हील बेस आता है उसमें, वो ऑफ रोड कैपेबल तो हैं वो गाड़ियाँ, लेकिन लोग उसको लेते नहीं है उसको। उनके सस्पेंशन आपको एस क्लास जैसे फील होंगे, अंदर कंफर्ट एस क्लास जैसा है, बहुत बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं वो कंफर्ट। फ्रॉम द बैक सीट ऑल्सो? बैक सीट के लिए ही ले रहे हैं ज़्यादातर लोग, वोक को तो उसी के लिए लेते हैं। तो दीज आर नॉट द सेम रेंज रोवर्स जो 80s 90s के, जिनको आप सीधा 90 डिग्री पे चला सकते हो? नहीं 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 नहीं, ये खराब हो जाएंगी। कहते हैं कि ए टोयोटा कैन ए लैंड रोवर कैन ब्रिंग यू टू योर डेस्टिनेशन, अगर आप कोई ख़राब जगह पे जा रहे हो, बट ए टोयोटा कैन टेक यू बैक फ्रॉम देयर, ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर। कि भाई जो गाड़ी रेंज रोवर आपको कई एक आपके ख़राब रास्ते वाले क्या नाम है एक जंगल में लेके तो जा सकती है, लेकिन हाँ। टोयोटा आपको वहाँ से लेकर आएगी। रेंज रोवर के साथ क्या सीन है, कैपेबल तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है, कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इनके साथ क्या है, रिलायबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा प्लेग्ड हैं बहुत गंदी तरीके से रेंज रोवर की गाड़ी। मैंने तो इतने सारे, सबसे ज़्यादा जो मैंने आतिशबाजी के वीडियोस देखे हैं, अनलिमिटेड मतलब इनसेन टेरेन पे चढ़ते हुए पुरानी 80s 90s की रेंज रोवर्स के देखे हैं मैंने। पहले की बात अलग थी ना। हाँ। पहले देखो रेंज रोवर इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूजन हुआ है ना कार्स के अंदर, उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ दी हैं। हाँ। रेंज रोवर में आपको ऑफ रोड आपकी गाड़ी ऑफ रोड इतनी कैपेबल है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रूकी बंदे को भी बैठा दोगे ना, उसको बस मल्टी टेरेन जो सिस्टम है ना, वो रेंज रोवर लेकर आई थी, लैंड रोवर। मल्टी टेरेन सिस्टम क्या है, जैसे एक अगर ऑफ रोड कार है, उसको कोई ख़राब रास्ते पे जाना है, ऊपर चढ़ना है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो आपको मैनुअली चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसका आपको डिफरेंशियल लॉक करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी। लेकिन रेंज रोवर के अंदर वो सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक डायल घुमाना है और वो गाड़ी अपने आप लेके जाएगी आपको। उसके सेंसर्स अपने आप सेंस कर लेंगे कि कहाँ पर डिफरेंशियल ऑन करना है, कहाँ बंद करना है, कहाँ पर जो क्या नाम है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है उसको ऑफ करना है, कहाँ से चालू करना है। मतलब एक मतलब कोई जो बंदा लर्नर्स लाइसेंस पे है ना, वो भी उससे ऑफ रोड कर सकता है। ऐसा बोलते हैं कि रेंज रोवर के साथ आप ऑफ रोड कर सकते हो, इस लेवल तक की आपको सहूलियत मिलती है। लेकिन इन सहूलियतों के साथ आती है प्रॉब्लम्स, क्योंकि यार हर चीज़ करने के लिए आपको एक नया मॉड्यूल ऐड करना पड़ रहा है, एक नया पार्ट ऐड करना पड़ रहा है, इतने सारे पार्ट्स आपको सिर्फ किसी एक, और आप नॉर्मल रोड पे चला रहे हो, ठीक है, वो पार्ट्स तो अभी भी आपकी गाड़ी में है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो Correct. कभी ना कभी खराब होंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत ज़्यादा है रेंज रोवर के अंदर। तो ये चीज़ है। और टोयोटा के अंदर, टोयोटा के साथ क्या उन्होंने बेसिक्स बनाया, मतलब उन्होंने अगर रेंज रोवर ने 20 चीज़ें दी हैं तो उन्होंने 5 चीज़ें दी हैं। करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि टोयोटा कुछ ज़्यादा ही रिलायबल होती है, और ऑफ रोड कैपेबल तो वो बनाती हैं। डिफेंड क्या नाम है उनकी, लैंड क्रूजर सीरीज की गाड़ियाँ आती हैं। इससे कुछ सेगमेंट नीचे चलते हैं। आपने वीडियोस बना रखी हैं, क्रेटा के ड्राइवर्स की बदनामी करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों है? वाई आर क्रेटा ड्राइवर्स सो बैड? यार इसके साथ मेरे को ये चीज़ लगती है कि जो क्रेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा बिकी है। देखो एस्पिरेशन वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। करेक्ट। एक एस्पिरेशन वाले दो लोग होते हैं, एक तो वो होता है जिसने भाई सब कुछ पाने के बाद अब मेरे को ये चीज़ चाहिए, और एक होता है मेरे को पहले ये चीज़ चाहिए, बाकी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगा। करेक्ट। क्रेटा उन गाड़ियों में से है। भाई कोई बंदा स्विफ्ट लेन जा रहा था तो वो क्रेटा उठा लाया, ठीक है। क्रेटा का मतलब नाम ऐसा हो गया था एक टाइम पे, अभी भी है, कि भाई ये गाड़ी है तो आप मतलब एक लोअर मिडिल क्लास बंदे के घर में अगर ये गाड़ी आ गई तो आप अमीर हो। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि जब ये आई थी ना, ऐसी कोई गाड़ी थी ही नहीं, सी सेगमेंट के अंदर इस तरीके की एसयूवीज नहीं आती थी, और इनके ये इतनी ज़्यादा फीचर लोडेड होती थी ना, आज भी नहीं है बाकी गाड़ियाँ। मतलब किया और हुंडई जैसी गाड़ियाँ फीचर्स के मामले में अभी भी
पानी भरती हैं इनके आगे। और एक बंदे को क्या चाहिए, जो एक एक कार नर्ड होता है जैसा मेरे जैसा बंदा, उसको क्रेटा नहीं चाहिए, उसको दूसरों के जैसा नहीं दिखना सड़क पे, ठीक है। हम कुछ और, हम ऐसी अनरिलायबल सी गाड़ी भी ले आएंगे लेकिन हमें दूसरों के जैसा नहीं दिखना, हम खुद से ही कर लेंगे बैठ के। लेकिन क्रेटा का क्या है भाई, रिलायबल भी है, कुछ ख़राब नहीं होने वाला, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स। तो एक क्या नाम है, एक जो बंदा एस्पिरेशन लेके चला है, जिसको गाड़ियों के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अब ऐसे इस तरीके के लोगों की कैटेगरी बहुत बड़ी है। और दूसरी तरफ ये है कि भाई वो प्रैक्टिकल गाड़ी भी है, उससे कोई डिनायल नहीं है। तो बंदा जो एक्चुअली में एक अच्छी गाड़ी ढूंढ रहा है तो उसके लिए भी अच्छी है, और उसके तो मतलब गाड़ी बिकी बहुत है। करेक्ट, ठीक है। तो जब गाड़ी जब इतनी ज़्यादा बिकती है ना, तो और ऊपर से एसयूवी लेने का, देखो आपको पता होगा कि एसयूवी जिस तरीके के लोग लेते हैं, मतलब इनिशियली ले रहे थे, अभी तो खैर प्रैक्टिकलिटीज़ की वजह से भी लेते हैं, लेकिन इनिशियली जिन लोगों ने लेना स्टार्ट करा कि भाई बड़ी गाड़ी है, दबदबे वाली गाड़ी है, तो ऐसे लोगों के हाथ में भी चली गई। तो 3-4 तरीके के लोगों के हाथ में चली गई। अब जो थोड़े से असामाजिक टाइप के लोग हैं, उनके हाथ में गई और उन्होंने अपनी हरकतें चालू कर दी, हाई बीम पे गाड़ी चलाना, हॉर्न बजाना, है ना, इस तरीके की चीज़ें करी। तो इससे क्या हुआ कि क्रेटा एक तरीके से बदनाम हो गई, इतनी बदनाम हो गई कि अब तो मतलब हर बंदा क्रेटा का नाम लो तो मीम तो आपको पता ही कितने बन रहे हैं उसके ऊपर। इसीलिए ही मस्ट बी ए क्रेटा ड्राइवर। हाँ, एक रीज़न और है, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न और है जो मेरे कमेंट सेक्शन में मिला था, मुझे भी नहीं पता था, मैंने कभी गहराई से नहीं सोचा। क्रेटा का हॉर्न बजाना नहीं, हॉर्न बजाते बहुत हैं ये लोग, लेकिन इसका हॉर्न ऐसा एकदम ट्रम्पेट टाइप का मोटा सा हॉर्न है। अगर आप होंडा की एलिवेट का हॉर्न बजाओगे या इस सेगमेंट की किसी कार का हॉर्न बजाओगे तो बड़े मीक से होते हैं, उतने ज़्यादा भयंकर नहीं होते। लेकिन क्रेटा का बजाओगे ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी बड़ी कार आ रही है। तो जो इन्होंने हॉर्न दिया है ना, तो वो ना उसकी एक अलग सी टोन है। मतलब अगर ट्रैफिक में किसी ने क्रेटा का हॉर्न बजा दिया तो पता लग जाएगा कि ये क्रेटा है। तो जब आपको पता लग रहा है कि ये गाड़ी अलग है ना, 4 गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी अलग पता लग रही है, तो वो नोटिस भी तो ज़्यादा होगी। करेक्ट। तो उसकी हरकत है, मतलब मैं भी हॉर्न बजा रहा हूँ, वो भी बजा रहा है, लेकिन मेरा हॉर्न ऐसा है जैसे 4 गाड़ियों जैसा ही है, तो कोई बता नहीं सकता। एंड यू थिंक कि इंडिया में बिकॉज ड्राइविंग ट्रेनिंग कम होती है लोगों की, टिपिकली जो लोग एसयूवी चलाते हैं वो ज़्यादा रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं? देखो ऐसा मेरे को नहीं लगता ऐसा बोल सकते हैं। ओके। ये कह सकते हो क्योंकि एसयूवीज बिक इतनी ज़्यादा रही हैं, इतनी ज़्यादा बिक रही हैं कि भाई जो बंदा ऐसा देखो, जैसे आप कह रहे हो जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, या जो बंदा, अब देखो जिसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही वो गाड़ी ले क्यों रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, है ना। और अगर वो ले रहा है तो वो जो मैंने वो पहला वाला केस बताया था, जो 20,000 30,000 की नौकरी। करेक्ट। नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ इन द सेंस कि मैंने देखा है अक्सर बच्चे होते हैं, जैसे आप थोड़े जवान एज के होते हो, अक्सर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, आपके हाथ में एसयूवी आ जाती है, जितना नुकसान आप सेडान से हैचबैक से नहीं कर सकते उतना आप एसयूवी से कर लेते हो। मेरे को ऐसा मैंने देखा है। आई डोंट हैव। वो तो है क्योंकि आप एक बड़ी चीज़ चला रहे हो ना, आप नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाओगे लोगों को। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया में कभी हमर आई, हमर चली गई, वो जो एक तरह के बहुत बड़े ट्रक्स होते हैं, लाइक जैसे मैं मुंबई में एक बंदे को देखता हूँ, काफी सारे GMC हाँ जीएमसी, काफी सारे कैफे का ओनर है, हिज नेम इज सुरेन जोशी, ही ओन्स लाइक जावा फाइल एंड बंच ऑफ दीज थिंग्स। तो वो इतना बड़ा जीएमसी का ट्रक लेके जाता है बैंड्रा में, यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। आई डोंट सी टू मेनी ट्रक्स हियर ऑफ दैट साइज। GMC देखो, आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको यूके में, जर्मनी में, जापान में, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे इस तरीके के ट्रक्स। जब यूएस की गाड़ियाँ वहाँ के रोड्स की वजह से बड़ी बनी है। यूएस का जो लैंडस्केप है बहुत बड़ा है, ठीक है। उन्होंने देखा कि यार हमारे छोटी गाड़ियों से काम नहीं चल सकता, हम हर चीज़ गाड़ी से ही करने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी गाड़ियाँ उनके रोड के हिसाब से बड़ी होती चली गई। करेक्ट। ठीक है। इंडिया में मैं बता रहा हूँ, जहाँ अभी मैं करंटली रहता हूँ ना, वहाँ मेरे को अपनी होंडा सिटी खड़ी करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। मेरे को स्पेशली स्पॉट ना अपनी पुरानी गाड़ी से घेर के रखना पड़ता है, ऐसा चल रहा है मेरा। तो यार हमारे पास वैसी जगह नहीं है ना। और तो हम इतनी बड़ी गाड़ी चलाएंगे कहाँ पर, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो यही चीज़ है जिसकी वजह से हमारे इंडिया में आपने देखा होगा ज़्यादातर पहले हैचबैक चलती थी, वो तो अब लोगों की जेब बड़ी हो गई है इसलिए बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकलिटी के मामले में छोटी हैचबैक्स सबसे ज़्यादा सही रहती हैं सिटी यूज़ के लिए। सो देन कमिंग टू, आई हैव अ फ्यू नोट्स। आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बोला कि द मोस्ट इन डेट कंपनीज आर एक्चुअली कार कंपनीज। I mean, you can also say the most in-depth companies are airline companies. Any automotive company by default is in losses. इस लॉजिक से तो ऐसा क्यों है? बट कार कंपनीज देखो, ऑटोमोटिव कंपनीज इन जनरल मैं लिख देता हूँ, कार तो उसमें अच्छा ट्रैक्शन आता है, ये है। अच्छा, okay. लेकिन कार कंपनीज फिर भी ज़्यादा हैं। देखो मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या। कार की जो R&D है ना,
वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हर कंज्यूमर अलग है, ठीक है, उनको स्टडी करना पड़ता है, उनके हिसाब से बनाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है वो गाड़ी का इंजन बनाने में लगता है। आप एक फ़ोन बना रहे हो, आप इसके अंदर क्या डाल रहे हो? सिलिकॉन से बनी हुई चिप सीट डाल रहे हो, किसी भी तरीके की हो, है तो चिप, कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। कार के अंदर आपको सीट भी डालनी है, गाड़ी के अंदर आपको कांच भी डालना है, गाड़ी के अंदर आपको लोहा भी डालना है, स्टील भी डालनी है, और उनको सबको एक साथ काम करना चाहिए। करेक्ट। तो कार एक चलता फिरता ना इंजीनियरिंग मार्वल होता है मेरे हिसाब से। घर क्या है? घर तो यार 4 दीवार से कोई भी बना सकता है, मिस्त्री बना देता है, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो पूरा बना देगा वो आपके लिए, एंड आर्किटेक्ट की जरूरत भी नहीं है आपको घर करेक्ट बनाने। करेक्ट। नहीं है ना। लेकिन एक कार ना, कार बनाना एक, वही मैं कह रहा हूँ, इंजीनियरिंग मार्वल है, चलता फिरता है, इतनी सारी चीज़ें, मूविंग पार्ट्स, उसके अंदर क्या नाम है, सिलिकॉन चिप्स हैं, उसके अंदर प्रोसेसर्स हैं, उसके अपने टायर्स हैं, रबर है, पता नहीं क्या 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 डाला हुआ है। तो उसकी R&D में बहुत पैसा लगता है, और बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको अब सिर्फ गाड़ी ही नहीं बना रहे हो आप, गाड़ी बनाने के लिए पहले फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री बनाने और उसके अंदर जो मशीन्स डलेंगी उनका खर्चा अलग है हर, और फिर उन गाड़ियों को जब आती हैं तो प्रमोट करना होता है। अभी जब जब हम मीडिया ड्राइव के लिए बुलाया जाता है हमको, तो कंपनी कितना, अभी तो मीडिया ड्राइव पे बुलाती है, पहले तो टीवी पे ऐड चला करती थी, उसके लिए प्रमोशन में कितना खर्चा करते हैं, 5 स्टार होटल में रुकवाते हैं, है ना। कई लोगों को तो जो टॉप टीयर के लोग होते हैं उनको फर्स्ट क्लास में बिठा के लेकर आते हैं, बिजनेस क्लास में। मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं, फिर डीलरशिप में, ठीक है। तो कई कंपनीज क्या होती हैं, वो लोन देती हैं अपनी डीलरशिप्स को कि भाई आपको गाड़ी चाहिए, 10 गाड़ियाँ चाहिए, तो इसके लिए इतना लोन दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वो कार कंपनी खुद दे रही होती है। तो कई सारे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, लोन्स की वजह से भी इनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। टाटा भी लोन देती है, महिंद्रा भी लोन देती है डीलर्स को। तो ये जो लोन दिया जाता है ना, इसकी वजह से, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डेट में आती है, और डेट में इन कंपनीज को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने सुना होगा कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, कार कंपनीज करेक्ट। इंडिया से जा चुकी हैं। इतना ही आसान होता तो क्यों नहीं रहे, अगर मतलब ऑपरेशन इतना आसान, कुछ तो बिक ही रही थी ना गाड़ियाँ, फोर्ड की भी कुछ बिक रही थी, फिएट की भी बिक रही थी, लेकिन चले गए वो, शेवरले की भी बिकी, कुछ तो बिक ही रही थी, लेकिन चले गए। और सिर्फ यही नहीं, इलॉन मस्क ने बोला था एक बार, सिर्फ टेस्ला और फोर्ड ही ऐसी कंपनीज हैं यूएस के अंदर जो कभी भी बैंकरप्सी, जिन्होंने कभी भी बैंकरप्सी फाइल नहीं करी है। सब कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं वहाँ पे, एक ना एक बार। और अच्छा, यूके की कार कंपनीज देखो, कौन सी कंपनी ऐसी है जो यूके की है और यूके की ही कोई ओनर द्वारा उसको चलाया जा रहा है? The Mini is also नहीं, Tata now. BMW। Okay. BMW मिनी को ओन करता है, दूसरी कंपनी जो है Land उनकी Rover and Jaguar entirely by Tata now. टाटा के पास है। BMW के पास उनकी रॉल्स रॉयस है और मिनी है। उनकी बेंटले, Aston Martin. मैं बताता हूँ, उनकी बेंटले फॉक्सवैगन ग्रुप के पास है, ठीक है। और एस्टन मार्टिन मर्सिडीज के साथ टाइप में, अगर मर्सिडीज का हाथ हट जाए तो वो कंपनी गिर जाएगी। सिर्फ एक ही कंपनी है, मैक्लारन, वो भी वो बस मैं बता रहा हूँ, वो मैक्लारन पहले मर चुकी थी, वो दोबारा आई है। मैक्लारन, मैं बता, मैक्लारन F1 के बाद उन्होंने कोई गाड़ी बनाई नहीं थी। मैक्लारन की किस्मत अच्छी रही है, उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं है जो अपने आप Maserati is Italian, right? माजराती से इटालियन, वो भी कहाँ, वो तो FCA ग्रुप के अंदर आती है। मैं वही आपको, मैं अगर हैरान हो जाओगे, जर्मन कार जो फॉक्सवैगन ग्रुप है उसके पास बुगाटी है, जो कि फ्रेंच कंपनी थी। बुगाटी EB 110 करके आई थी, इफ आई एम राइट, उसका नाम 90s में आई थी गाड़ी। उसके बाद कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई थी, उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइवल मिला फॉक्सवैगन की वजह से। बेंटले को रिवाइवल मिला फॉक्सवैगन की वजह से, सीएट, स्कॉडा, ठीक है, और ऑडी। भाई एक बात बताओ, बुगाटी का इतना क्रेज क्यों है? आई नो एंड्रू टेट ने बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दी गाड़ी, देखने में तो ऐसी क्या है? बुगाटी यार, मतलब बुगाटी तो What- एंड्रू टेट, मेरे को तो एंड्रू टेट से पता भी नहीं है कि बुगाटी उसने पॉपुलर करी है। हाँ, वो मतलब तो उसने- व्हाट्स योर कलर, व्हाट द कलर हाँ ऑफ हाँ, व्हाट्स द बुगाटी। कलर ऑफ बुगाटी? हाँ। नहीं, उसने कुछ नहीं करा मेरे ख्याल में। यार देखो, बुगाटी इंजीनियरिंग, वही इंजीनियरिंग मार्वल में भी टॉप नॉच पे आती है। उन्होंने फॉक्सवैगन ग्रुप ने बुगाटी के साथ मिलके उसके लिए एक डेडिकेटेड इंजन बनाया था, W12 इंजन। उसमें आपने V6 V8 का नाम लिया था, वैसे ही एक W कॉन्फ़िगरेशन में उसमें 12 वो हैं, क्या नाम है, पिस्टन्स हैं, और W फॉर्म में, सॉरी W16, सॉरी W16 और ज्यादा? हाँ, 16 पिस्टन्स हैं W फॉर्म में। W या V? W कहते हैं। सो V तो मतलब नॉर्मल कार्स के लिए है। देखो, स्पोर्ट्स कार होती है, कैटेगरी बटी हुई है हाई एंड कार्स में। स्पोर्ट्स कार होती है, सुपर कार होती है, फिर हाइपर कार्स होती हैं। बुगाटी हाइपर कार है, बुगाटी सुपर कार नहीं है। ये चीज़ें हम लोगों ने ही बनाई हैं, ऑटो एंथुसियास्ट ने, कोई ऐसा कोई नॉर्म नहीं है। लेकिन बुगाटी हाइपर कार है, सबको पता है क्यों। उसमें 8 लीटर से भी बड़ा आता था, शायद से 8.2 समथिंग का W16 इंजन मिलता था, ठीक है। उसमें भी 4 टर्बो, क्वाड टर्बोज लगाए गए थे।
उसके साथ वो गाड़ी जब आई थी, वेरॉन आई थी, वो 800 से ऊपर हॉर्स पावर बनाती थी और वो नंबर किसी ने सुना नहीं था। उस गाड़ी ने आते ही मैक्लारेन F1 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वो गई थी ऑलमोस्ट 370 के भी ऊपर किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली गई थी। करेक्ट। तो हाई स्पीड रिकॉर्ड तोड़े हैं बुगाटी ने शुरुआत से, फिर शिरॉन के साथ 400 भी पार कर गई वो, ठीक है। अभी जो आ रही है उसके साथ और भी ज़्यादा पार करेगी, वो कह रहे हैं 20। अब इस बार उन्होंने, पहले W16 था, अब उसको V फॉर्म में कर दिया, V16 इंजन बना दिया। V16 इंजन बहुत लंबा हो गया, उसके लिए उनको बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस करने पड़े। तो ये क्रेज़ इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी ना बहुत ज़्यादा अपने आप में, मतलब रिकॉर्ड तोड़ना हर बात, मतलब ये एक प्राइड लेके घूमना कि भाई मेरी गाड़ी ने दुनिया की सबसे तेज़ गाड़ी होने का रिकॉर्ड तोड़ा है, प्रोडक्शन कार होने का, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसीलिए बुगाटी का इतना ज़्यादा वो है। लेकिन ऐसा नहीं है बुगाटी की ही वैल्यू इतनी ज़्यादा है। कोनिग्सेग करके एक कंपनी है, उसकी मेरे पर्सनल फेवरेट ब्रांड तो कोनिग्सेग ही है, क्योंकि वो उतनी उससे भी ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ बनाती हैं। वो क्लेम कि वो बुगाटी के पास टेस्ट फैसिलिटी है, उनके पास रिंग है बहुत बड़ी, जिस रिंग पे वो इनफाइनाइट लूप है, आप कितनी भी तेज़ गाड़ी चला सकते हो। और वो बहुत बड़ा है, मतलब कर्व अगर आ रहा है ना तो ऐसे नहीं आ रहा कि ऐसे घूम, नहीं, वो पता ही नहीं चल रहा आपको, हल्का 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 बहुत बड़े एरिया में जर्मनी में उनके पास। लेकिन कोनिग्सेग के पास वो नहीं है, तो वो कई बार अपने रिकॉर्ड्स को प्रूव नहीं कर पाते। लेकिन कोनिग्सेग बहुत अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, वो भी इंजीनियरिंग मार्वल, वो तो भाई अलग ही कंपनी है, बहुत थोड़े से लोगों की कंपनी है और पता नहीं क्या क्या कर रही है, और मेरे को समझ नहीं आता, मतलब हाइपर कार कंपनी है। देखो सुपर कार बिजनेस में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, स्टैंड अलोन कंपनीज ना बहुत कम है। कोनिग्सेग है, फेरारी है, नॉट लैम्बोर्गिनी। नहीं मैक्लारेन है, लैम्बोर्गिनी तो फोक्सवैगन के पास है। अच्छा, ओके, they don't stand on themselves. Pagani is one. पगानी के पास, पगानी के, लेकिन पगानी ने अपना इंजन कभी नहीं बनाया, मर्सिडीज से सोर्स करते हो अपने। अच्छा। तो कई कंपनीज हैं जो नई आई हैं, पुरानी कंपनीज अगर आप देखोगे ना जिनके नाम चल रहे थे, वो तो है ही नहीं। बुगाटी भी नहीं है, फोक्सवैगन के पास है वो अगेन। ऐसे सॉरी हाँ, ऐसे ही बताओ। फोक्सवैगन के साथ एक FCA ग्रुप है, फिएट क्राइसलर ग्रुप, उसके पास भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अमेरिका की कई कंपनीज हैं इस तरीके से। जो LVMH ने करा लग्जरी ब्रांड्स में, उन्होंने वो सेम चीज ऑटोमोबाइल्स में कर दी है Volkswagen ने। लाइक they've become car conglomerates. कॉन्ग्लोमरेट ही है एक्चुअली, कॉन्ग्लोमरेट ही जिंदा रह पा रहे हैं। टाटा क्या कॉन्ग्लोमरेट ही तो है, कितनी सारी कंपनीज है उनके पास। अच्छा भाई, एक बात बताओ, एक रेटिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप लोगों को सजेस्ट करो कि एंट्री लेवल कार्स बाय प्राइस फ्रॉम 5 to 8 लाख, 8 to 12 लाख, 12 to 18 लाख, आप क्या क्या सजेस्ट करोगे? फ्रॉम 5 to 8 लाख व्हाट कार? 8 लाख में बहुत मुश्किल है भाई गाड़ी आजकल में। 5 से 8 में? 8 लाख में आप 5 मान भी नहीं रहे हो? 5 तो मिल रही नहीं, मिल रही ना। चलो, change कर देते 5 साल पहले पूछते तो मैं बता। 8 से 12 लाख के बीच में लोगों को कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? 8 से 12 लाख में कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप SUVs की तरफ जाना चाहते हैं तो किया सोनेट की तरफ जा सकते हैं, हुंडई किया की जो बहन है हुंडई वाली गाड़ी वेन्यू की तरफ जा सकते हैं 8 से 12 लाख में, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। और इसके अलावा बेस मॉडल अगर मिल जाए तो क्या नाम है उसका, उठा सकते हो आप, स्कोडा कुशाक वगैरह का मिल जाएगा, बिल्कुल बेस मिलेगा, लेकिन वो अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। मैंने एक लिस्ट वीडियो भी बनाई थी, वो बेस में ही अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, तो ले सकते हो आप, थोड़ा बहुत काम करा लोगे। इसके अलावा 8 से 12 लाख में जिमनी का बेस मॉडल मिल जाएगा। अगर आप ऑफ रोड के शौकीन हो तो जिमनी तो बेस्ट कार है, मतलब वो थार से भी अच्छी गाड़ी। 8 से 12 लाख में कोई हैचबैक नहीं मिलेगी? हैचबैक देखो लोग ले नहीं रहे हैं, लेकिन हैचबैक मिल जाएगी आपको। 8 मतलब बेस 8 लाख में आपको अच्छी हैचबैक मैं लेना चाहूँगा, फिर हुंडई की i10 नियोस और कोई 5 से 8 के इसमें गाड़ी नहीं आती इंडिया में? वैगनार। अच्छा, वैगनर आती है। वैगनार आती है आपको, क्या नाम है, ऑल्टो मिल जाएगी 6.5-7 लाख रुपए में। मैंने आपको जैसे भाई ऑल्टो भी 6.5-7 लाख रुपए की होगी? हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बोलूँगा भाई अगर आपके पास 7 लाख रुपए ना, यूज्ड कार उठाओ, 4 साल चली हुई, 3 साल चली हुई। ऑल्टो 6.5-7 लाख रुपए की हो गई? हाँ, आप ऑन रोड लेने जाओगे तो इतनी की पड़ेगी वो। ऐसा तो कुछ है भी नहीं उसमें यार। तो वही तो, तभी तो कहता हूँ यूज्ड कार बेटर है। सो अगर 12 से 18 लाख के बीच में इन लोगों को कोई गाड़ी खरीदनी हो, आप कौन सी रेकमेंड करोगे? मैं रेकमेंड करूँगा कोरियन ब्रदर्स। अगर आप सेफर गेम खेलना चाहते हो तो आप किया की सेल्टोस और हुंडई की क्रेटा ले सकते हैं। वो आपको टॉप एंड मॉडल तो नहीं मिलेंगे 18 लाख में, लेकिन ऊपर के मॉडल मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा चाहते हो कि भाई गाड़ी बड़ी हो तो आप जा सकते हो रॉक्स के, आपको थार रॉक्स के जो अभी आई है उसके आपको नीचे की तरफ के मॉडल्स मिल जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बेस मिलेगा, थोड़े बीच से थोड़े से नीचे के। इसके अलावा आप अगर जैसे 18 लाख है उसमें टॉप मॉडल ही चाहते हो
तो आप होंडा की गाड़ी भी ले सकते हो, होंडा एलिवेट, मतलब ऑलमोस्ट टॉप मॉडल मिल जाएगा आपको उसमें। ओके। ठीक है, मिल जाना चाहिए इतने में। और अगर 12, मतलब 12 से बोला है ना आपने, तो नीचे की तरफ अगर आप सेडान्स लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अगेन स्कोडा, और स्कोडा कुशाक नहीं, स्कोडा की क्या नाम है, स्कोडा की जो सेडान है वो ले सकते हो। नोरा? फॉक्स नहीं, वो तो आती ही नहीं है। अच्छा, फॉक्स वैगन की वर्टस, और स्कोडा का जो काउंटर पार्ट है वो नाम भूल जाता हूँ मैं उसका Okay. बार बार, वो ले सकते हैं। तो अगर मतलब इस प्राइस रेंज में ढूंढ रहे हो, लेकिन उनके भी टॉप मॉडल नहीं मिलेंगे। सही है वो गाड़ियाँ, अच्छी हैं। 18 से 25? 18 से 25 आप अगेन, ये अगर गेम बड़ा कर रहे हो तो फिर आपको ना, एक अभी महिंद्रा ने बहुत सही गेम खेला है, उन्होंने ना Z8L सिलेक्ट करके एक मॉडल निकाला है जो 20-22 लाख का पड़ना चाहिए आपको, वो ले सकते हो, बहुत सही गाड़ी है। ठीक है, बड़ी गाड़ी भी है एक तो इतनी। और वैसे ही उन्होंने निकाला है XUV 700 का मॉडल एक, जो वो टॉप जैसा दिखता है लेकिन फीचर थोड़े कम है, लेकिन सही है, जितने फीचर्स हैं मैंने स्टडी करा है उसको, सही है, वो ले सकते हो। AX7 का ही सीरीज़ है, वो लोग देख लेंगे, वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम ले सकते हैं 18 से 25 बोला ना आपने, 18 से 25 लाख के बीच में कौन सी गाड़ी ले सकते हैं लोग? मैं तो यही दोनों अगर मैं लेता तो मैं ही लेता, क्योंकि देखो वो ना बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहे हैं इस प्राइस पे। इसके अलावा मैं क्या लेता, इसके अलावा बाकी बहुत ऑप्शन है, लेकिन ना जिस जिस लेवल पे महिंद्रा ने गेम खराब कर दिया है ना, खराब कर दिया? खराब कर दिया उन्होंने। मतलब आप रॉक्स का टॉप मॉडल ले पाओगे 25 लाख के अंदर, हाँ। आप क्या नाम है इसके मिड में, क्या नाम है जो टॉप जैसे दिखने वाले मॉडल Z8 सिलेक्ट के मतलब स्कॉर्पियो के ले एन के ले पाओगे, और XUV 700 के ले पाओगे। ठीक है, आप बड़ी बड़ी गाड़ी, D सेगमेंट की गाड़ियाँ, C सेगमेंट वाले सेगमेंट्स होते हैं कार में, ठीक है, तो D सेगमेंट की गाड़ियाँ आप C सेगमेंट वाले प्राइस पे ले पा रहे हो। ओके। मतलब इस प्राइस पे आपको वैसे मिलती थी क्रेटा, ठीक है, क्रेटा के टॉप मॉडल मिल जाते हैं। क्या नाम है, आपको मिल जाते हैं Hyundai के, सॉरी किया के टॉप मॉडल मिल जाते हैं, या फिर Volkswagen के टॉप मॉडल मिल जाते हैं। सी सेगमेंट की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कुशाक वगैरह की, वो गाड़ियाँ बनाती हैं हद से हद, मैं 147 bhp के आसपास बनाती हैं कोरियन गाड़ियाँ। वो भी क्या नाम है, जर्मन भी इतनी ही बनाती हैं। ये बना रही है 200 हॉर्स पावर, स्कॉर्पियो एन 200 हॉर्स पावर बनाती है, XUV 700 200 हॉर्स पावर बनाती है। और जो वो है रॉक्स है, वो इतनी नहीं बनाती, लेकिन वो मतलब अपने आप में पूरा का पूरा पैकेज है, उसमें इतनी टेक आ रही है, इतने सारे उसमें ऑफ रोड फीचर आ रहा है। ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाना महंगा होता है, सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन वो दे रहे हैं आपको इतने में। अगर हमें, चलो अब तो 18 से 25 हो गया, अब तो फिर उसके बाद तो फिर कोई एंड नहीं होता। उसके बाद तो कोई एंड नहीं है। 25 लाख से 50 लाख के बीच में काफ़ी, मतलब 25 लाख की रेंज है ये, ठीक है। अगर 25 लाख से 50 लाख के बीच में कोई गाड़ी खरीदनी हो तो लोग कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं इंडिया में, जो आप रेकमेंड करो? D सेगमेंट आया था इसके बाद। हाँ। आप ले सकते हो कोडियक, ले सकते हो स्कोडा की, सही कार है, लेकिन वो एक चीज़ है उसके साथ, वो आती है CBU, कंप्लीट बिल्टअप यूनिट, बाहर से बन के आती है। अब नॉकडाउन भी आने लगी है शायद से, वो पहले CBU आती थी, वो ले सकते हैं। एक अच्छी रिलायबल गाड़ी है Hyundai की आती है एक, मैंने उसको वीडियो भी बनाई है, नाम भूल गया। Hyundai की D सेगमेंट कार है, कौन सी है, सर्च करूँ मैं? हाँ, ट्यूसो ले सकते हैं। जर्मन गाड़ियाँ कोडियक ले सकते हैं, अच्छी कार, कोरिया की ले सकते हैं, बट 40 नॉन ऑफ द बिग ब्रांड्स लाइक द BMWs, Mercedes, they don't start at आपको 20. मिलेंगी भी नहीं उसमें, पहले मिलती थी, अब नहीं मिलेगी। भाई यार, मतलब आज मैं भी अब थोड़े सालों में गाड़ी खरीदने की सोचूंगा, खरीदूंगा जब मेरी ज़िंदगी में एक स्थान फिक्स हो जाएगा। आप तो बड़ी डिप्रेसिंग पिक्चर है ये। फॉर्च्यूनर बताना भूल गया। ऑफ कोर्स, हाँ, फॉर्च्यूनर। वो 35 से स्टार्ट हो जाते हैं, 40 में आपको बेस मॉडल्स मिलने चालू हो जाएंगे। 40 फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल 40 लाख का आता है? 42 के अराउंड बेस मॉडल है। मैंने फॉर्च्यूनर जब हम लोग क्या, हमने बहुत पहले ली थी यार, 2010s में ली थी, 11 या 12 में 16 लाख रुपए की गाड़ी आती थी। इतनी महंगी हो चुकी है। हाँ, टोयोटा ने गाड़ियों के बहुत प्राइस बढ़ाए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बढ़ाए, जो मतलब अगर रेशियो देखोगे ना प्राइस बढ़ने का, सबसे ज़्यादा टोयोटा का है। अरे यार 7-7.5 लाख में वो मिलती थी इनोवा, 35 लाख की मिलती है वो। फॉर्च्यूनर और इनोवा का चैज़म सिर्फ 5 लाख रुपए का रह गया है। इनोवा, अब क्रिस्टा, फिर हाई क्रॉस, इनोवा बहुत टेक लोडेड हो गई है, वो इनोवा वो वाली नहीं रही। एक वो इनोवा होती थी जो टैक्सी स्टैंड्स को चलाती थी, जिसकी जब लाइट फटती थी, गैस उसकी फटती थी तो काली हो जाती थी लाइट साइड से। हाँ, क्या यार, वो इनोवा 10-10 लाख किलोमीटर चली हुई है इस टाइम, टैक्सी वाली। हाँ। अच्छा, वो काफी रिलायबल नहीं थी। बहुत ज़्यादा इन वाली इनोवा से ज़्यादा रिलायबल है। देखो वही है कि ऐसा, देखो टोयोटा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इनसे ज़्यादा है या उनसे ज़्यादा है, तो उनकी R&D तो अच्छी होती है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि हाइब्रिड से तो ज़्यादा रिलायबल हो। हाँ, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा चीज़ें डालते जाओगे ना, उतने ज़्यादा रिलायबिलिटी कम होती जाएगी, तो हाइब्रिड से तो ज़्यादा ही होगी, वो भी और क्रिस्टा भी।
ऑब्जेक्टिवली आपके हिसाब से इंडिया में ही इस रेंज में वर्स्ट कार कौन सी है जो अक्सर लोग ले लेते हैं और फिर उनका बेवकूफ बन जाता है? ये 25 से 50 लाख में। 25 से 50 लाख में जो लोग लेके बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा यार। अच्छा मत बताओ फिर, कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं बोल दूँ क्या? बोल दो मतलब अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देंगे। इंडियन ब्रांड की गाड़ी है एक। हाँ हाँ, मेरे को मतलब मैंने ये फील करा है कि वर्स्ट तो नहीं बोलूँगा, हाँ वर्स्ट नहीं बोलूँगा उसको मैं। ठीक है। और ये कंट्रोवर्शियल वाला थोड़ा हटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिवली इतनी दोबारा- अच्छी गाड़ी नहीं है जो। मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगा टाटा की सफारी लेना। इसमें ये टाटा की सफारी तो पहले हिट हुआ करती थी, अब कौन सोचता है सफारी के बारे में? नहीं, इट कम्स। बहुत अच्छी दिखती है यार, आप जाओगे ना, बहुत बहुत सेक्सी दिखती है वो गाड़ी। सफारी देखो यार, मैं आई गेस मेरी ना ऑटोमोटिव नॉलेज ना, जैसे वो होता नहीं है कि हाँ हाँ हाँ। तिब्बत वाली है, बहुत नहीं पुरानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन बल्कि वही वाली जो पुरानी वाली है सफारी है, वही मुझे पसंद है, नई वाली तो पसंद टाटा सफारी, अरे मुझे याद है यार, बहुत सस्ती आती थी, बहुत ही सस्ती गाड़ी थी। नहीं। आई डोंट थिंक एसयूवी भी थी वो। ये तो नहीं, सही वो तो लग रही है, SUV ये थी। ये तो बढ़िया लग रही है यार देखने लग में। रही है ना, हाँ, मतलब लोग बहुत परेशान हैं लेने के बाद। it's not a bad, it doesn't look like a bad car. It See, I don't know why all of these new cars have the same LED strip. हम्म, सारी की सारी वो गाड़ियां ट्रेंड ऐसे, फॉलो करते हैं सब। सबके सब ट्रॉन लेगेसी की गाड़ियां बना रहे हैं। ट्रॉन लेगेसी जो है ना, हाँ, सबके सब टेस्ला बना रहे हैं इंडिया में। मैं उसमें इतनी बार कंफ्यूज हो गया हूं इंडिया में, रोडों पर टेस्ला चल रही है। नहीं, इट्स जस्ट अ कार दैट लुक्स लाइक अ टेस्ला। तो हाँ यार, वो टेस्ला जैसी, क्या टेस्ला भी कहाँ बनाता है? टेस्ला की तो मतलब साइबर ट्रक के अलावा किसी में भी नहीं है चिपकी हुई जो लाइट्स है ना। हाँ, चिपकी हुई लाइट्स वाली जो बात नहीं कर है, रहा हूं मैं। हाँ हाँ साइबर हाँ। ट्रक में सबसे गंदी जो दिखती है मुझे गाड़ी, अगर मैं ये बोलूँगी सबसे गंदी दिखती है मेरे को, तो ये लेनी ही नहीं है, तो वो वरना है नई वाली ट्यूबलाइट कहते हैं उसको सब। Wait, let me look it up. यार, can we please have मतलब pictures as he's telling the cars? मतलब क्या था कि लोग वर्ना का, सॉरी, वर्मा कास्ट आ वरना गया। वरना वर्मा कास्ट आ गया। रुको हाँ। रुको रुको रुको। ये तो फ्यूचरिस्टिक सीट नहीं, ये दिस कार। हाँ, मतलब ये दिखाना, दोबारा दिखाना, ये ट्यूबलाइट वरना SX। हाँ, ये ट्यूबलाइट मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई दिमाग पे चढ़ जाएगी, अच्छी लगने लगेगी कुछ टाइम में। ये हाँ। अभी भी बहुत बेकार लगती है। ओके। हाँ, तो अभी भी है ऐसा। और मतलब मैं, अगर मेरे को दो गाड़ी अगर नहीं लेनी होंगी तो वरना नहीं लूंगा एक तो, और और सफारी। दूसरी सफारी नहीं लूंगा, क्योंकि सफारी में रिलायबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो ये जो टेक घुसेड़े जा रहे हैं कार कंपनीज, एक सिंपल सी चीज़ होती है हैंड ब्रेक। अब आप हैंड ब्रेक कैसे लगाते होगा? आप एक बटन ऊपर करते होगे। करेक्ट। मर्सिडीज चला रहे हो आप, है ना? मेरी कार में बटन वो खींचा, लीवर ऊपर कर दिया, ठीक है। अब नहीं, पर इनोवा और फॉर्च्यूनर में तो वही है। वही है। और टोयोटा के साथ क्या है कि वो, अभी मैं बताता हूँ। तो कार कंपनीज क्या कर रही हैं, अब आपको हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली क्या नाम है, ऑपरेटेड होती है, यानी कि मोटर लगी होती है हर चीज़ में। अब एक चीज़ होती है, मैंने एक वीडियो टाटा की ही देखी थी, उसमें क्या हुआ कि बंदे की गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, सफारी थी शायद से। अब वो कहता है कि भाई मेरे को ना अब वो क्या है, उसको ना गैराज से बाहर निकालनी थी, धक्का मारने के लिए लोग बुलाए, लेकिन गाड़ी हिली नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पार्किंग ब्रेक लगा रखे थे। तो अगर आपकी गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगे हुए हैं और अगर आप उसकी बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस गाड़ी को हिलाओगे कैसे? अगर आप मैनुअली ब्रेक लगाते हो, उसको हटा देते हो, तो गाड़ी एटलीस्ट धक्का मार के तो हटा सकते हो। सबसे बड़ा नुकसान हैंड ब्रेक के जाने का ये हुआ है कि लोग ड्रिफ्ट नहीं मार पा रहे यार। ड्रिफ्ट इतना रियल कंसर्न। ड्रिफ्ट नहीं, ड्रिफ्ट तो पहले भी नहीं मार पाते थे हम लोग। जो भी अटेम्प्ट था, मैं कुछ दिन पहले ही चला रहा था, मैंने कहा चल यार अब तो खाली रोड है, एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं। रात को आ रहा था, मैंने कहा हल्का सा आनंद आया। एक दो कुत्ते ऐसे हुए, एक दो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हुए, मैंने कहा स्टिल वर्क्स। दैट इज अ ओल्ड जॉय। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी में तो खैर उतनी अच्छी लगती नहीं, आई लेकिन हाँ मज़ा तो आता था। स्केट मार सकते हैं, ड्रिफ्ट नहीं कह सकते उसको। ड्रिफ्ट नहीं है वो तो कहाँ ड्रिफ्ट है? वो तो ये होगा ना कि आप करते ही छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, आई गेस दैट्स द वे, राइट? स्केट मार सकते थे हम। आपने चलाई है रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ? रियर व्हील ड्राइव तो मैंने चलाई है। अभी आपने लैम्बोर्गिनी उरुस चलाई रिसेंटली, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? उरुस का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ना खतरनाक सा था। मैंने इससे पहले जो कार चलाई थी वो 300 हॉर्स पावर की थी। M340i चलाई है मैंने पहले, तो वही चलाई थी। उससे 340 हॉर्स पावर है उसमें, तो मैं उससे ऊपर नहीं चलाई थी वो गाड़ी। उरुस में आती 657 bhp। सो वो फील ऐसी थी। मैंने पहले तो स्ट्राडा मोड में चलाई थी। स्ट्राडा मोड मतलब स्ट्रीट कहते हैं इटालियन में स्ट्राडा को। तो वो चलाई, वो तो नॉर्मल ऐसा बड़ी कंट्रोल में अच्छे से चल रही तमीज से। लेकिन जैसे ही मैंने उसका वो कोर्सा डाला ना, कोर्सा मोड, गाड़ी की आवाज़ तेज हो गई, सस्पेंशन गाड़ी नीची हो गई,
सस्पेंशन हार्ड हो गया। जब मैंने उसको दिया बीन्स, तो मैंने वो पहना हुआ था एक, क्या नाम है, POV कैमरा, वो पूरी फुटेज खराब हो गई, मेरा सर के पीछे लग गया गाड़ी का। इतनी स्ट्रॉन्ग हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जी फोर्स था। मैंने बाद में फुटेज देखी, मेरे वही ख़राब हो रखा है। बहुत मज़ा आया उसको चलाने में तो यार। और सब आप ही को देख रहे होते हैं, लोग रुक रुक के, हम जब शूट कर रहे थे ना, लोग रुक रुक के देख रहे थे भाई कौन सी गाड़ी है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैंने मुंबई में रिसेंटली देखा है कि एक शोरूम आ गया है जावा का, the bike, जावा the Yazdi और जावा, आई फॉरगेट, जावा मोटरसाइकिल्स और Yazdi मोटरसाइकिल, YSD भी दोनों साथ में। हाँ साथ में ही है। क्लासिक लेजेंड्स करके एक कंपनी है, वो महिंद्रा के साथ है, वो लेकर आ रहे हैं। Look, I've seen the Royal Enfields, the Continental GT, the Cafe Racer. They look like beautiful bikes, but the SD just looks slightly more beautiful. अगर आपको रॉयल एनफील्ड वर्सेस SD खरीदनी होती है इंडिया में, क्योंकि SD भी अब टक्कर ले रहा है, तो आप कौन सी लेते हैं? देखो, अगर मेरे को रॉयल एनफील्ड, YSD में क्या है कि वो दिखने में बहुत अच्छी है, नो डाउट, चलने में भी सही होगी। मैंने चलाई नहीं पर्सनली, मैंने बाइक्स बहुत कम चलाई है मैंने, लेकिन रॉयल एनफील्ड चलाई है मैंने। लेकिन ना क्या है, जितना मतलब जितने इंजन्स के साथ, ऑप्शन के साथ अवेलेबल रॉयल एनफील्ड है, करेक्ट। उनके पास 650cc का इंजन है, पहले 500 का होता था, अब नहीं है। 350cc का इंजन है, 410 का है, शायद 450cc का भी है शायद। तो 4-5 इंजन की रेंज है, और उन इंजन के अंदर उन्होंने कई सारे अलग अलग मॉडल्स बना रखे हैं। तो मुझे लगता है मुझे कहीं ना कोई बाइक रॉयल एनफील्ड की ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी, क्योंकि उनके पास वेरिएंट्स इतने सारे वर्जन्स हैं ऑफ वन इंजन। एक इंजन पे आपको स्ट्रीट स्टाइल मोटरसाइकिल चाहिए, वो ले लो, है ना, क्रूज़र चाहिए तो वो ले लो उसी इंजन पे, है ना। उसी इंजन पे अगर आपको भाई तेज़ चलने वाली मोटरसाइकिल, तो खैर रॉयल एनफील्ड को लेता नहीं है। तो मतलब मैं ये कहूँगा स्ट्रीट चाहिए, अगर आपको हाईवे पे जाना है, अगर आपको एडवेंचर करना है, एडवेंचर बाइक्स भी आती हैं उनकी, है ना। तो हर तरीके की बाइक्स हैं उनके पास। वही है ना, वो सिद्धार्थ लाल ने इतना कुछ कर दिया उस कंपनी के लिए, आयशर सिद्धार्थ लाल, तो सिद्धार्थ, आयशर कंपनी सुना है, आयशर ट्रक्स, हाँ आयशर सुना है, हाँ। आयशर ओन करती है रॉयल एनफील्ड को। तो आयशर जो अभी वो MD हैं आयशर के रॉयल एनफील्ड के, सिद्धार्थ लाल। तो सिद्धार्थ लाल ने क्या करा था कि उन्होंने स्टार्ट करी थी, मतलब उनको बोर्ड, मतलब वो जब बहुत ज़्यादा यंग थे, वो पहले से ना बाइक नर्ड थे, पहले मोटरसाइकिल चला, राइडर थे बहुत बढ़िया वाले। तो बोर्ड मीटिंग हुई उसके अंदर, मतलब वो आ गए कंपनी के अंदर, उनको कमान संभालने के लिए दे दी गई। तो आयशर ट्रक्स, तो ट्रक का बिजनेस उनका ठीक ही था, लेकिन तब ना आयशर ने खरीदी थी ये रॉयल एनफील्ड, बहुत कौड़ियों के दाम में खरीदी थी, मतलब एक ऑटो मैन्युफैक्चरर के, डाइंग कंपनी थी, मर जाती है कंपनी, बसती नहीं। सिद्धार्थ लाल आए, वो एक ट्रू राइडर थे, उन्होंने चीज़ों को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट करा। एक क्या कहते हैं, आप जब शोरूम पे जा रहे हो, आप भी जाते हो, तो आप देखते हो ना कि भाई कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, कितना अच्छा शोरूम है। उन्होंने एस्पिरेशन दी लोगों को कि भाई आप जाओ, बढ़िया शोरूम है अब हमारा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लेदर की जैकेट मिल रही है, वहाँ पे हेलमेट्स मिल रहे हैं रॉयल एनफील्ड के, एक मतलब मज़ा आ रहा है वहाँ जाने में, है ना। मैंने एक सिटी वॉक के अंदर शोरूम देखा, इतना मस्त लगता है वो रॉयल एनफील्ड का, मेरे को लगता ही नहीं, अभी भी है ना। तो नहीं, अभी नहीं, हट गया, इट्स नो लॉन्गर देयर, पता इट्स नॉट इन सिटी वॉक, इट्स इन सिटी वॉक में भी है। सिटी वॉक में जो एंट्री करते हैं ना, उसके ठीक सामने उल्टी तरफ रॉयल एनफील्ड का शोरूम, रॉयल एनफील्ड का, वो मॉल के अंदर नहीं होगा, मॉल के साइड वाली बिल्डिंग में होगा। हाँ, लेकिन वो पूरा एक डेडिकेटेड जगह है उसकी। हाँ, वो बहुत अच्छा, वो जगह ही इतनी अच्छी लगती है, प्रीमियम लोकेशन है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर है। और उसको देख के लगता है यार आप किसी प्रीमियम जगह पे जा रहे हो, मतलब आप 1.25 लाख रुपए की बाइक लेने जा रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप BMW की मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस दिया उन्होंने धीरे धीरे करके, क्योंकि वो खुद भी एक राइडर थे। तो ना एक बंदा जब खुद वो मोटरसाइकिल से जाते थे, मतलब मैंने जो पढ़ा है, मोटरसाइकिल अपने जो साथ के कोवर्कर्स थे उनको बोलते थे राइड करो, ताकि हमें फीडबैक खुद से भी मिल सके। कस्टमर से तो हम ले ही रहे हैं, खुद से भी लो। और ये गेम करा उन्होंने, एक ना मतलब एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बना दिया उसको। एक सॉरी कोई नहीं मच्छर आ गया था, मतलब उसको मारना जरूरी था, मर गया। एक ओल्ड स्कूल मोटरसाइकिल से उसको कन्वर्ट कर दिया एक एस्पिरेशनल ब्रांड में। उन्होंने जैसे वो क्लासिक करके मोटरसाइकिल आई, 350 क्लासिक लेकर आए, एक के बाद एक कितने सारे कलर स्कीम्स लेकर आ गए। सो उनके अंडर ये जो ब्रांड है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। और अभी क्या है, उन्होंने क्या नाम है, इंटरनेशनल जो इंजीनियरिंग टीम्स है, जो रॉयल एनफील्ड क्या है उसकी इंजीनियरिंग UK में होती है, जहाँ तक मुझे पता है, जो नए इंजन बनते हैं उसके, करेक्ट, जो डिज़ाइन डेवलप होते हैं, बनते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो उनकी इंडिया में ही है। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब उसको एक्सपैंड करा कि भाई हमारा ब्रांड है, तो हम उसको उसकी R&D टॉप क्वालिटी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, भाई गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, जिस प्राइस पॉइंट पे वो अपनी मोटरसाइकिल्स को निकालते हैं, वो हमेशा मतलब
सभी के लिए दिक्कत कर देती है मोटरसाइकिल्स। उनकी 3.5 लाख रुपए के अंदर 650 सीसी की मोटरसाइकिल मिल जाती है आपको। अनहर्ड ऑफ है वैसे ये। हाँ, कहाँ मिलती थी पहले 650? मतलब ट्रायम्फ मेरे को अच्छे से याद है, ट्रायम्फ की 800। ट्रायम्फ अभी भी 10-11 लाख की आती है। हाँ, लेकिन ट्रायम्फ ने अब गेम बदला है, उनको पता है भाई टिक नहीं पाएंगे। अब उन्होंने ट्रायम्फ ने बजाज के साथ मिलके शायद से कराया है, बजाज के साथ मिलके उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली थी ट्रायम्फ 450 करके। हाँ, वो 450 सीसी की बाइक है। मैंने गोवा में ट्रायम्फ रेंट करी थी, उसके उस बंदे ने बोला था कि पता नहीं उन्होंने कौन सी रेंट करी थी ट्रायम्फ। भाई बहुत मुश्किल बाइक है चलाने के लिए, वो इट्स नॉट एन ईजी बाइक टू हैंडल। आप कब कितने टाइम पहले करी थी? 1.5 साल पहले। हाँ, तब तो नहीं आई थी शायद से, तो आपने बड़ी वाली करी होगी। तो मैं बता काफी बड़ी बाइक थी यार। हाँ, हाँ, एक दो बार मैं गिर गया था उससे खड़े खड़े, क्योंकि स्पोर्ट्स मैंने बाइक थी या फिर टूरिंग वाली थी? टूरिंग हम्म, it was like a pretty, it was not a small bike, a nimble bike. Like for example एक Avenger easy है हैंडल करनी, रॉयल एनफील्ड easy है, वो ट्रायम्फ काफी बड़ी बाइक थी। हाँ, भारी होती है वो काफ़ी हाँ। बाइक है। इंजन का वेट आ जाता है, फिर जो उसमें स्टील होती है गिर उसका। गई थी मेरे पे एक बार वो। गिर गई थी। मतलब मैं वो बेसिकली ऐसा होता ना मैंने एक विला रेंट कर रखा था, तो विला की जो सोसाइटी थी वो नीचे थी, फिर उन्होंने ऐसे घास की ढलान बना रखी है ऐसे, फिर रोड है यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, मैंने ना उसको रोड और घास के ढलान के जस्ट यहाँ खड़ा कर दिया रोक के, कि अब आगे रोड पे जाना है। आसा गाँव में रह रहा था मैं गोवा में, कि अब यहाँ से आगे जाना है। तो अब बाइक जो है जब स्टैंड उसका लेफ्ट पे होता है राइट पे होता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वो छोड़ी, बाइक समेत मैं उस ढलान पे गिर गया। ओह फक, ढलान पे गिर गए हाँ ऐसे करके? ऐसे, हाँ हाँ बाइक हाँ के हाँ, साथ। ढलान इधर है और आप ऐसे गिर रहे हो। हाँ हाँ, वो मैंने फैक्टर इन नहीं करा कि ये बाइक इस तरफ वेइंग है, उसके साथ स्टैंड राइट की तरफ होता है। तो स्टैंड तो लग गया, लेकिन वो ढलान के एंगल पे लगा, और वो मतलब बेवकूफ़ी थी मेरी ऑफ कोर्स। फिर मैंने पैसे भी भरे उसके, इसकी कांड की, क्योंकि उसका कुछ एक पार्ट हल्का सा स्क्रैच हो गया था। कितने लिया उन्होंने? 10,000 रुपये लिए थे। पेंट करा लेंगे 500 रुपये में 10,000। आई नो वो नहीं, मैंने उस पर फिर, ये मेरे साथ 2-3 बार हुआ। अच्छा, तो फिर हाँ मैंने नहीं, मैंने पर हाँ मैंने क्या करा था, मैंने टोटल ही मतलब रेंटल कुछ नहीं दिया मैंने। उन्होंने आप 5,000 रुपीज़ था, 5,000 और दे दिए थे मैंने। अच्छा, जो आपने सिक्योरिटी जमा कराई थी उसके अलावा? हाँ मैंने, हाँ नहीं मैंने उनसे बात कर ली थी, पर हाँ मेरे को डरा बहुत रहे थे कि इसको तो लाखों की बाइक है, फलाना ढिमकाना। उस टाइम नॉलेज नहीं थी इतनी, आज तो नहीं कर सकते ऐसा। मेरे ख्याल में हाँ, वही मेरे ख्याल में जो बाइक्स अभी रॉयल एनफील्ड 3.5 लाख रुपए में दे रही है, वो कुछ टाइम पहले तक 8.5 लाख रुपए में दे रही थी ट्रायम्फ, उस टाइप की बाइक, उस कैपेसिटी की बाइक्स। सो यू नो वन लास्ट क्वेश्चन, देन आई विल लेट यू गो। एक्चुअली दो सवाल। एक तो ये कि व्हाट इज द राइट वे टू अंडरस्टैंड कार इंश्योरेंस? आपके हिसाब से कोई डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कार इंश्योरेंस के? कार इंश्योरेंस, का यार डूज एंड डोंट्स में कार इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा नहीं उठूंगा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इसको स्किप कर देते हैं, इस पूरे पार्ट को। ठीक इसको है, स्किप कर देते हैं। ठीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस इज मोर लाइक फोरकास्टिंग क्वेश्चन। आपने सबसे बड़ा शिफ्ट क्या देखा कार बाइंग बिहेवियर्स में लास्ट 5 साल में, और आपको क्या लगता है अगले 5 साल में कार बाइंग इंडस्ट्री कैसे बदलने वाली है? लास्ट 5 ईयर्स में मैं आपको बताता हूँ। पहले जो टॉप कार, जो सेलिंग कार्स होती थी, सिर्फ 5 साल पहले की बता रहा हूँ, स्विफ्ट, ऑल्टो, ठीक है, वैगनार, टाटा की नेक्सॉन नहीं आती थी 5 साल पहले, मतलब टॉप में नहीं आती थी वो 5 में। ऐसी मारुति की कुछ स्टार्टिंग वाली कार्स ही होती थी, ए सेगमेंट, बी सेगमेंट की। अभी जो टॉप सेलिंग कार्स हैं वो है ग्रैंड विटारा, विटारा ब्रेजा है, और क्या नाम है, क्रेटा आ गई है, ठीक है, नेक्सॉन आ जाती है कभी बार टॉप में, पंच आ जाती है, टॉप 5 की बात कर रहा हूँ। ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब ना वो है ना, शुरुआती जो कार्स होती हैं, बिल्कुल एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती हैं, वो मर रही हैं। लोग उनको लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, डाउन हो रही है वो। ये रिसर्च भी है, मार्केट रिसर्च की, हमारा जो पहले बूम करता था इंडिया के अंदर, जो सेगमेंट सबसे ज़्यादा, नॉट हैचबैक बट हाँ हैचबैक कह सकते हो, हैचबैक ही होती है सबसे छोटी गाड़ी। लेकिन सही शब्दों में बोले तो जो ये ना स्टार्टिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, क्या नाम है, बिल्कुल जहाँ से आप स्टार्ट करते हो खरीदना गाड़ी को, जो एंट्री लेवल कार्स होती हैं, वो सेगमेंट मर रहा है इंडिया के अंदर। और अब लोग ज़्यादातर, अब मैंने जैसे हमने पहले बात करी कि भाई लोन मिलना बहुत आसान है, तो लोन मिल रहा है आपको, लोन आसान है, इसकी वजह से लोग, एक तो इसकी वजह से और दूसरी एस्पिरेशन की वजह से, इन दोनों वजह से लोगों को पता है यार मैं 80,000 कमा रहा हूँ, 30,000 रुपये तो मैं गाड़ी के EMI में भर सकता हूँ। एक छोटी सी बात, जैसे आप महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं लोग। जैसे आपको याद होगा
जब हम दोनों ही 18 साल के थे और हमारे आसपास के लोग जब कॉलेज जा रहे थे, अगर कोई लोग घर से गाड़ी मांग के लाते थे तो कौन सी गाड़ी लाते थे? ऑल्टो, स्विफ्ट, i10, i20, अमेज। अमेज आती थी, और छोटी छोटी गाड़ियाँ आती थी। ऑलमोस्ट कॉलेज जाने वाली पॉपुलेशन में मैक्स टू मैक्स कोई सेडान ले आता था, वो भी छोटे लेवल की। एस्टीम वगैरह, एस्टीम भी खैर थोड़ी पुरानी थी, बट लाइक मेजोरिटी लोग हैचबैक में ही चलते थे। लाइक इट वुड मेंट कि स्टूडेंट पॉपुलेशन है या यंगस्टर्स 18-22 हैचबैक यूज करेंगे, एंड देन एग्जीक्यूटिव क्लास सेडान्स वगैरह यूज करती थी, और कुछ बाहुबली फिर वो एसयूवीज यूज करते थे। एंड फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर सेइंग नाउ इट्स ऑल क्रॉसओवर्स। ऑल क्रॉसओवर, जिसको वो कंपनी वाले एसयूवी बुलाना पसंद करते हैं। जैसे कि मारुति तो अपनी वो एस्प्रेसो को भी एसयूवी बुलाती है, माइक्रो एसयूवी मार्केट करा था उन्होंने ऐसा अपने आप को। एसयूवी के साथ वही है ना कि एस्पिरेशन जुड़ गई है कि भाई एसयूवी होनी चाहिए। एस्पिरेशन है, प्रैक्टिकल है। देखो इस चीज़ के साथ कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा हुआ है। हम पहले बहुत पीछे हुआ करते थे, अब हम हमारा जो रोड नेटवर्क है वो यूएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, करेक्ट, बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन क्या उसमें जो बड़ा हुआ है, क्या उसमें क्वालिटी भी सुधरी है? अगर हम नेशनल हाईवेज को छोड़ दें तो नहीं सुधरी। तो लोगों को क्या चाहिए कि भाई उनकी गाड़ी नीचे से लगे ना, उनको परेशानी ना हो डे टू डे अपना ट्रैवल करने में। इसीलिए इस सेगमेंट का जन्म हुआ है, ये जो छोटी छोटी गाड़ियों को एसयूवी की शेप दे दी जाती है, इसीलिए इस तरीके की गाड़ियों। और फिर दूसरी एस्पिरेशन वाली चीज़ भी है यार, मैं कोई बंदा क्रेटा ले रहा है तो मैं क्रेटा का छोटा भाई तो लूँ। मैं क्यों ऑल्टो चलाऊँ, मैं क्यों स्विफ्ट चलाऊँ? ये तो बहुत नीची गाड़ी है। करेक्ट, बड़ी गाड़ी एक आपको देती है एस्पिरेशन, है ना, ज़्यादा, कि मेरे को अपने पैसे की ज़्यादा वैल्यू, ऐसा भी लगता है लोगों को कि मेरे को अपने पैसे की ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। चाहे कंपनी ने कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके उसको बड़ा बना दिया हो, कहीं ना कहीं लोहा कम लगाया हो जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एस्पिरेशन वाली जो चीज़ है ना एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 5 इयर्स? क्या आप प्रेडिक्ट करते हो, क्या बिहेवियर्स होने वाले कार बाइंग में? ईवीज विल कम इन कार्स? कार्स में देखो ईवीज का क्या है, बहुत डाइसी सा है गाड़ियों के लिए। कार्स के लिए मैं सच में 5 साल के लिए तो बहुत डाइसी है, मैं नहीं कह सकता। इतनी अडॉप्शन नहीं होगी आपको लगता है? यार अडॉप्शन जो, अच्छा एक चीज़ है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे ईवीज के, अब वो दोबारा लेना नहीं चाहते। 80% लेना नहीं चाहते, और ये रिसर्च है। 80%, मैं थोड़ा कोट गलत कर सकता हूँ, 80% ही मैंने पढ़ा था। 80% लोग दोबारा लेना नहीं चाहते ईवीज। इससे ये समझ में आ रहा है कि जिन्होंने ले ली, जिनको या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या जिन पे फालतू पैसा पड़ा था, उन लोगों ने ले ली। मेन जो बायर था वो आया नहीं, जिसको रिस्क था, भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता, वो आया नहीं। अब जिन्होंने ली, जिन पे फालतू पैसा था या फिर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने ली, वो अब वो भी नहीं लेना चाह रहे उनमें से ज़्यादातर लोग। इससे समझ में आ रहा है कि या तो ईवी के अंदर दिक्कत है या इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है। ईवी में उतनी दिक्कत नहीं है, रेंज की है। देखो वो एक चीज़ है, रेंज है। ऊपर से जब आपकी चलो रेंज भी है, आप चार्जिंग स्टेशन तक पहुंच गए, लेकिन आप ये नहीं पता कि वहाँ पर आपको 8 घंटे लगेंगे या फिर 2 घंटे लगेंगे चार्ज होने में, क्योंकि हमारे जो इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत पीछे है। सबसे आगे चाइना का है। इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज बिल्कुल भी नहीं है। कई बार तो आपको जब गाड़ी चार्ज करनी होती है ना, तो आप किसी कार के शोरूम के अंदर चार्ज कर रहे हो, तो कभी कभार आप किसी होटल, क्या नाम है, ढाबे पे चार्ज कर रहे हो। मतलब उतना अच्छा है नहीं। ऐसा नहीं है जैसे यूएस के अंदर चार्जिंग पार्क्स बने होते हैं कि वहाँ पे गाड़ी लगाओ आराम से, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं है। और उसमें भी ये स्टैंडर्डाइज नहीं है कि कौन सा वाला चार्जर कितने ज़्यादा वोल्टेज का होगा। और तीसरी बात ये भी है कि जो आप पे कर रहे हो बिजली के लिए, कहीं पर आप बहुत कम पे कर रहे हो, कहीं पर आप ज़्यादा कर रहे हो। यूजुअली अगर आप बाहर से ईवी चार्ज करोगे तो आपको महंगा ही पड़ेगा। ईवी देखो, मेरे को ऐसा पर्सनली ये लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। स्कूटर्स, मैं बाइक्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज नो वन टेक्स अ स्कूटर फ्रॉम लाइक जयपुर टू आई डोंट नो कोलकाता। हाँ, मतलब मैं निकला हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को ऑफिस से वापस आना है, मैं कोई काम करने निकला हूँ छोटा सा, वो करके मुझे वापस आना है, मैं घर में चार्ज कर सकता हूँ, मुझे बहुत सस्ता पड़ेगा। रिलायबल भी, देखो थ्योरेटिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर रिलायबल होनी चाहिए एक इंजन से, करेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत कम मूविंग पार्ट्स हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है फिलहाल, क्योंकि अभी सीख रही हैं कार कंपनीज, मोटरसाइकिल कंपनीज, लेकिन उसमें भी कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि एथर है, वो बहुत रिलायबल चीज़ें बना रहे हैं। जो लेगेसी ब्रांड्स हैं जैसे कि आपके टीवीएस वगैरह हो गए, टीवीएस का iQube आता है, तो उनको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत और सीख लिया है। लेकिन ओला बहुत परेशान हो रहा है। मतलब ओला के जो लोग हैं ना, जो ओला खरीद रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डाल दी है अपनी स्कूटी के अंदर, स्कूटर मतलब स्कूटी पेप से आया था, खैर स्कूटर के अंदर, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, कि लोग परेशान हो गए हैं। अच्छा, आप गाड़ी, आपके पास चाबी होगी, उसको बटन दबाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी।
ठीक है, उसको अंदर रखोगे, एक बटन दबाओगे, कार चालू हो जाएगी। ऐसी बटन दबाते होगे ना गाड़ी चालू करने के लिए। Correct. मैं चाबी घुमा रहा हूँ फिलहाल, मेरे को तो वो भी ठीक लगता है। हम्म। ओला के अंदर क्या है, पासवर्ड डालो, कोई चाबी ही नहीं है, स्क्रीन को अनलॉक करो, पासवर्ड डालो उसके अंदर, तब चलेगी। एंड्रॉइड बना रखा है। हाँ, पासवर्ड डालोगे तब हैंडल अनलॉक होगा, और फिर उसके अंदर बूट रिलीज करने के लिए एक बटन है स्क्रीन के अंदर। अब आपकी स्क्रीन अगर फ्रीज हो जाए तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे, अनलॉक भी कैसे करोगे? कोई बंदा धक्का भी मारेगा, कैसे पैर मारेगा? मार के। तोड़ के ना, लॉक को तोड़ के, यही तो कर सकते हो। करेक्ट। तो ये चीज़ है कि ओला ने, मतलब खैर उसके ऊपर तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है अपना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक्स बहुत गलत कर दिए हैं। ये चाबी हटाने का सीन नहीं करना चाहिए। Perhaps in the speed to diversify fast. डच कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने एक ऐप स्कूटर बना के एक स्कूटर बनाया था, ऐप स्कूटर बोल के। वो फंड रेज कर रहे थे, फंड रेज करा उन्होंने, बनाया, पिट गया उनका, ठीक है। ओला गई, ओला ने बोला एक ऑलरेडी बना बनाया माल मिल रहा है, उसको उठा लो। उन्होंने लिया, उसको इंडिया में बेचना चालू करा, ठीक है। अब उन्होंने भी कुछ अपनी R&D करी होगी, लेकिन एक सरफेस लेवल R&D करी शुरुआत में तो बहुत ही दिक्कत आई ओला के अंदर, मतलब हर दूसरा बंदा परेशान था। धीरे धीरे उन्होंने भी चीज़ें ठीक करी, लेकिन अभी भी मैंने जो लास्ट पढ़ा था, 80,000 कंप्लेंट्स आ रही हैं हर महीने उनके पास। 30,000 गाड़ियाँ वो बेच रहे हैं, यानी कि नए कंज्यूमर तो कंप्लेंट कर ही रहे हैं, पुराने भी कर रहे हैं, और वो डील नहीं कर पा रहे उनके साथ ओला वाले। तो कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि भाई आपने हर चीज़ स्क्रीन के अंदर दे दी है, अब बंदा अभी को तो याद करेगा वो जब गाड़ी ही नहीं ला पा रहा तो। करेक्ट। अगर इग्निशन ऑन कर, चलो आपकी स्क्रीन नहीं चल रही, फ्रीज हो गई है, स्पीडोमीटर नहीं दिख रहा, चलो थोड़ी बहुत कम से कम स्कूटी तो चले। आप चाबी होती या फिर बटन पुश स्टार्ट भी होता तो एटलीस्ट स्क्रीन के ऊपर तो आपको रिलाय नहीं करना पड़ता। अब वो देने लगे हैं, उनको ये चीज़ समझ आई, तो अब वो देने लगे हैं, शायद से सब मॉडल में अभी भी दे रहे हैं, अभी मेरे को उसका पता नहीं है, लेकिन वो देने लगे हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक उन्होंने करा नहीं है इस चीज़ को। करेक्ट। इवन जो एथर है, एथर ने शुरुआत से चाबी दी है उनकी, जो पहले स्पोर्ट वाला स्कूटर आता है जो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें भी है, उनका भी रिस्टा आया, उसके अंदर भी चाबी है, और बाकी जो भी ब्रांड्स है सब चाबी देते ही देते हैं। उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। इसके अलावा भी कई तरीके की दिक्कतें आई हैं ओला के साथ, तो वो तो सॉर्ट करते चले गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और उससे भी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा दिक्कत उनकी सर्विस में आ रही है। वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, जितनी उन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं उनको केटर नहीं कर पा रहे। अभी काफ़ी काम करना है ओला को अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मेरे को ऐसा लगता है। Maybe they should hire you to नहीं investigate. नहीं भाई, हम दूर ही ठीक है। बट यार आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे और थीम्स थे, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव वो कवर करा है। वुड लव टू हैव यू ऑन अगेन, परहैप्स ऑन अ पैनल। ये बताओ कि लोग आपको फॉलो कहाँ कर सकते हैं? मेरे को आप यूट्यूब पे तो जानते ही होगे कुछ लोग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बाय टर्बो मीडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाइए फॉलो करिए। और बाकी यही था हमारा तो। अब तो शर्मा गए यार। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में, इतनी ऑब्सेसिवली मेरे से बात करी इस बारे में। आई एम श्योर लाइक मैंने बहुत सारे ऑडियंस के सवाल भी रखे, लेकिन जब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा ना, तो आई नो बहुत सारे लोग मेरे से अपसेट होंगे। मैं आपसे सिर्फ वो वाली बातें करूँगा कि यार इस गाड़ी में ड्रिफ्ट कैसे लगाया जाए, वो वाली गाड़ी कैसे है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, मैंने गगन के साथ पॉडकास्ट करा था, लोगों ने बोला कि सिर्फ जर्मन गाड़ियों की बात की गई है, सिर्फ ये किया गया है, वो किया गया है। वो हमेशा रहेगा, वो मेरी वीडियोस में भी होता है। क्या कि आप तो कुछ ना कुछ निकलेगा, उसकी टेंशन मत लो। हमारी जो कम्युनिटी है ना ऑटो जो एंथुसियास्ट की, वो मेरे भी अभी मैं 4 बातें मेरी कमी निकाल के लिखेंगे नीचे कमेंट्स के, ये तो उसने वो वाली बात तो कही, ये तो इसने गलत बता दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है। और गलत हो भी सकता हूँ मैं कह नहीं रहा कि सही हूँ, हो सकता हूँ। Sure. पहले ही अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट नो, नेक्स्ट टाइम मैं आपको यहीं कैमरे पे बोल रहा हूँ, अगर मैं आसपास हूँ विसिनिटी में और आप कोई बढ़िया गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हो, मैं एक बार आपका चलना चाहता हूँ देखने के लिए कि आप क्या उसकी दाव पेच खेलते हो। बिल्कुल चलेंगे साथ में। डन है। Awesome. So this was Prakash Gupta from By Turbo Media and this was Toastcast. And हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। Don't forget to subscribe. Take care. Bye bye. Sayonara. Jai Hind. See you all soon.